लोगों के लिए एक और न्यू मजेदार सीरीज के साथ। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज बहुत पसंद आने वाली है। हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। ड्रामा की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड लिनशिया को अपने हस्बैंड ली दोंग के साथ दिखाया गया। वो इसे पूछ रहा था कि तुम्हें ये जगह कैसी लगी, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बुकिंग कराई है ताकि तुम अच्छे से एंजॉय कर सको। तभी उसकी नजर सामने खड़ी लड़की पर पड़ी जिसे देखकर ये हैरान हो गया था और वो भी देखकर इसे चौंक गई जैसे ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। आफ्टर दैट ये दोंग उस लड़की बईचा के पास आकर खड़ा हो गया, उसे टच करना शुरू कर दिया और साथ ही अपनी वाइफ से बातें कर रहा होता है। बईचा अपने मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकाल पा रही थी और जब उसके हस्बैंड ने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारा रंग इतना पीला क्यों पड़ गया, तो वो बोली कि वो गाड़ी में बहुत टाइम से बैठी रही ना, शायद इसलिए। जिस पर उसका हस्बैंड बोला कि कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर के लिए हॉट वाटर सोक कर लेंगे, फिर तुम बेटर फील करोगी, चलो चलते हैं। जाते जाते भी जब बईचा ने मुड़कर देखा तो इधर ये दोंग उसे कोई इशारा कर रहा था। लिनशिया उसे पूछने लगी कि क्या हुआ, तुमने उधर कोई देख लिया है क्या। वो फौरन से यू टर्न लेते हुए बोला कि ये नजारा मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन इस नजारे से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत तुम हो जो कि बिल्कुल मेरे साथ खड़ी है। चलो हम भी सबसे पहले हॉट वाटर सोक कर ले, तुम जाकर चेंज कर लो, मुझे जरा एक कॉल करनी थी, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। दूसरी तरफ बईचा का हस्बैंड उसको बैग पकड़ाकर चेंज करने के लिए कहता है। वो भी लेकर लेडीज रूम के अंदर चली गई थी। इसी दौरान यीतोंग ने अचानक से आकर उसे पीछे से हक कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी आवाज निकली और उसका हस्बैंड पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। वो बोली कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस बैग गिर गया था। इवन के चेंगनू उसकी हेल्प करने के लिए रूम के अंदर आना चाह रहा था, पर बईचा ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम पुल की तरफ जाओ, मैं जल्दी से आ जाती हूँ। इधर यीतोंग इससे पूछ रहा था कि मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुमने मुझे क्यों रिजेक्ट किया और उस लूजर से शादी कर ली, उसमें ऐसा क्या देखा तुमने। बईचा उसे समझाते हुए कहने लगी कि हमारे बीच में जो कुछ भी था वो सालों पहले खत्म हो चुका, अब मैं उसकी बीवी हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि मेरा पीछा करना छोड़ दो। ये तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, जितना जल्दी हो सके उसके बच्चे से जान छुड़ाओ, उसके बाद तुम मेरे पास आओगी। बईचा ने उसको खुद से दूर रहने के लिए कहा कि मैं चेंगनू से प्यार करती हूँ और ये बच्चा मेरी जिंदगी है, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। ये दोंग कहता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, जल्दी ही मैं लिन ग्रुप पर कब्जा कर लूंगा, फिर मेरे पास सब कुछ होगा, पैसा, पावर, जो तुम हमेशा से चाहती थी, फिर तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए करूंगा। बईचा अगेन उसे समझाते हुए कहती है कि देखो हम अब कभी भी साथ नहीं हो सकते और प्लीज ये बुरे काम छोड़ दो, इसका अंजाम बुरा ही होगा। मैं चेंगनू से प्यार करती हूँ और उसी के साथ घर बसाना चाहती हूँ। ये दोंग से तो ये कभी भी बर्दाश्त ना होता। वो कहता है कि अच्छा, अचानक से तुम्हें एक जेंटलमैन क्या मिल गया, अब तुम उसके साथ घर घर खेल कर बच्चे संभालना चाहती हो। मैं फिर से कह रहा हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो, जल्द से जल्द इस बच्चे को अबॉर्ट कराओ और अगर तुम ना करा पाई तो मैं कर दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। जैसे ही वो बाहर आया तो चेंगनू को अपनी वाइफ लिनशिया के साथ बातें करते हुए देखा। वो उसके पास आता है, जिस पर लिनशिया ने बताया कि अभी अभी मैं पूल में गिर गई थी और इस जेंटलमैन ने मेरी जान बचाई। ये दोंग ने अपना इंट्रोडक्शन करवाने के बाद उसका शुक्रिया अदा किया और कहता है कि क्यों ना आप और आपकी वाइफ हमें ज्वाइन कर लो, हम साथ में काफी फन करेंगे। पीछे से आते हुए बईचा ने भी सुन लिया था। वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, फौरन से अपने हस्बैंड के पास आई, जबकि चेंगनू बोला कि देखो हमें नए दोस्त मिले हैं। लिनशिया भी इसके साथ हैंडशेक करके अपना इंट्रोडक्शन करवाती है, जबकि यीतोंग तो यही चाहता था। नेक्स्ट सीन में इन्हें साथ में डिनर करते हुए दिखाया गया, जहाँ चेंगनू अपनी वाइफ को बहुत पैम्पर कर रहा था, उसके लिए अपने हाथ से खाना सर्व करता है। यीतोंग से ये कैसे बर्दाश्त होता। वो टेबल के नीचे से उसे पाँव टच करने लगा, जिसकी वजह से बईचा बहुत ज्यादा डर गई। उसका हस्बैंड पूछने लगा कि क्या हुआ। लिनशिया भी उसे पूछने लगी कि तुम ठीक हो ना। वो बोली कि हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। मगर यीतोंग अपनी हरकतों से बाज आ ही नहीं रहा था और आखिरकार वो उठते हुए कहने लगी कि मैं जरा बेटर फील नहीं कर रही, वॉशरूम से होकर आती हूँ। चेंगनू भी उसके साथ जाना चाह रहा था, पर उसने मना कर दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं। उसके जाने के बाद इधर यीतोंग कहता है कि वाइफे, मुझे याद आया कि गाड़ी में एक स्पेशल सॉस पड़ा हुआ था जो इस खाने के साथ अच्छा लगेगा, मैं जल्दी से लेकर आता हूँ। जो कहकर वो चला गया। इधर लिनशिया चेंगनू से कह रही थी कि मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो। वो बोला कि वाइफ को तो पैम्पर ही करना चाहिए और मुझे भी अच्छा लगा कि आपका हस्बैंड आपको अटेंशन देता है। दूसरी तरफ यीतोंग बईचा के पीछे रेस्ट रूम पहुँच आया था और उसे हक कर देता है, जबकि वो काफी ज्यादा डरी हुई थी कि ये तुम क्या कर रहे हो, हमारे स्पाउसेस बाहर
बैठे हुए हैं। ये तो बोला कि मुझे उसका तुम्हारे साथ होना, उसका तुम्हें टच करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। बेचारी बेइचा ने अब उसकी मिन्नतें करना शुरू कर दी कि प्लीज ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। जबकि इधर चंगनू कह रहा था कि मेरी वाइफ को गए हुए काफी देर हो गई, मैं जरा उन्हें देख कर आता हूँ। उसके जाते ही लिंशिया को भी ख्याल आया कि अभी तक यीतोंग भी वापस नहीं आया, चलो मैं उसे कॉल कर लेती हूँ। इधर यीतोंग को जब लिंशिया की कॉल आई तो वो बेइचा से कहता है कि देखो मेरी वाइफ की वीडियो कॉल आ रही है, क्या कहती हो रिसीव कर लूं ताकि उसे भी पता चल जाए कि हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। बेइचा उसकी मिन्नतें करती है कि प्लीज ऐसा मत करो। तब तक चंगनू भी पहुँच आया था जो उसे आवाज देते हुए कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तब तक यीतोंग उसे वॉशरूम में ला चुका था पर उसका पीछा नहीं छोड़ता। मजबूरन बेइचा को कहना पड़ा कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा स्टमक एक है। जिस पर चंगनू बोला कि तुम दरवाजा खोलो, हम हॉस्पिटल चले जाते हैं अगर तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है तो। पर वो बोली कि नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पर बैठे रहना चाहती हूँ। और वो बोला कि ठीक है, फिर मैं बाहर ही बैठा हुआ हूँ, जब तुम बेटर फील करो तो आ जाना। ये तो जबरदस्ती उसे किस किए जा रहा था और बेइचा के लिए जान छुड़ाना मुश्किल हो गया। खैर थोड़ी देर में वो बाहर आई। चंगनू उसे देखकर उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगा और ये भी कि तुम्हारे गर्दन पर ये निशान कैसा। बेइचा फौरन उसको छुपाते हुए कहने लगी कि शायद मुझे एलर्जी हो गई होगी। पीछे से यीदोंग भी वॉशरूम से बाहर आ गया और वो बेइचा को ही देके जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि चंगनू उसको देख ले बेइचा ने अपने हस्बैंड को हक कर दिया। यीदोंग अभी भी बाज नहीं आता, जैसे उसे किसी चीज का डर ही ना लग रहा हो। वो इनके करीब आकर बेइचा को किस कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में अब ये लोग अपना सामान पैक करके रिजॉर्ट से वापस जा रहे थे। चंगनू ने गाड़ी रोककर इन दोनों को बाय बाय किया, जबकि यीतोंग की नजरें अभी भी बेइचा पर टिकी हुई थी। उन दोनों के जाने के बाद वो लिंशिया से कहने लगा कि तुम गाड़ी में पीछे बैठ जाओ, ये ज्यादा सेफ है। लिंशिया भी उसकी बात मानकर पीछे बैठ गई और फिर उसके साथ डिस्कस कर रही थी कि कल के कॉन्फ्रेंस में मैं तुम्हारी प्रमोशन यानी कि तुम्हारे वाइस प्रेसिडेंट होने को अनाउंस कर दूंगी। यीतोंग बोला कि मेरी प्यारी वाइफ, इस सब की क्या जरूरत है, तुम हो ना, तुम्हारे अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही मुझे कंपनी के अफेयर्स में कोई इंटरेस्ट है। मगर लिंशिया कह रही थी कि अगर तुम और मैं डैड का हाथ नहीं बटाएंगे तो फिर कौन बटाएगा। इस पर ये भी मान गया कि अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहो। साथ ही वो इवल स्माइल दे रहा था क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। और तभी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। नेक्स्ट सीन 1 महीने के बाद लिन फैमिली के विला का दिखाया गया, जहां फाइनेंस सेक्रेटरी यूफी लीदोंग से कह रही थी कि मिस्टर यीदोंग माफ करना, फाइनेंस रिकॉर्ड सिर्फ चेयरमैन को ही दिखाया जा सकता है। जिस पर वो इसके करीब आकर इसे हक करने लगा कि तुम स्मार्ट, इंटेलिजेंट और खूबसूरत हो, मेरे ख्याल से तो तुम इस पोजीशन से भी कहीं ज्यादा डिजर्व करती हो। अगर मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें डायरेक्टर बना सकता हूँ और साथ में 10 मिलियन का बोनस भी। यूफाई ने जब इतनी बड़ी रकम के बारे में सुना और इतनी बड़ी रैंक के बारे में तो वो फौरन से मान गई। पर वो कहती है कि इसके बदले मुझे क्या करना होगा। यीतोंग बोला कि बस मुझे ओबे करती रहना, जो मैं कहता हूँ बस वैसा ही करो। जो कहने के साथ ही उसे किस करना शुरू कर देता है। तब तक लिंशिया भी आवाजें देते हुए रूम में पहुंच जाए। यूफई तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी, लेकिन हमें दिखाया गया कि इस वक्त वो ब्लाइंड हो चुकी है, उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया गया जहां डॉक्टर ने बताया था कि 99% चांसेस के साथ मैं बता सकता हूं कि इसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। जिस पर यीतोंग ने उसे पैसों से भरा हुआ कार्ड पकड़ा दिया कि इस 99% को 0% बना दो, मैं उसे अंधी ही चाहता हूँ। प्रेजेंट में लिंशिया उसे आवाजें लगा रही थी कि अभी तुम कहाँ हो, जबकि वो यूफई को खामोश रहने के लिए कह रहा था कि इसे कुछ भी नजर नहीं आता। अपने रोमांस को उसने कंटिन्यू रखा, यूफई को उठाते हुए साइड पर ले जाने लगा, लेकिन कुछ गिरने की वजह से अब लिंशिया को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई है। अब मजबूरन यीतोंग को भी इसके पास आना पड़ा कि वाइफी तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो, अगर किसी चीज के साथ लगकर चोट लग जाती तो मुझे आवाज दे देती। वो माइक पड़ा हुआ था, उसके गिरने की तुम्हें आवाज आई। मैं सर्वेंट्स को अच्छे से सबक सिखाऊंगा कि ऐसी वैसी चीजें यहाँ पर क्यों रख देते हैं। यूफई भी हल्के हल्के कदम लेकर वहाँ से जाने लगी, जबकि लिंशिया कह रही थी कि जब से मैं ब्लाइंड हुई हूँ कंपनी पता नहीं किस हालत में होगी। डॉक्टर ने भी कहा था कि शायद मेरी आंखें कभी भी वापस ना आ सके, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें कंपनी का सीईओ बना देती हूँ। वो तो यही सुनना चाहता था और इधर यूफई के भी कान खड़े हो गए। यीतोंग ने भी उसे इशारा करके अपने पास आने के लिए कहा और वो भी फौरन से आ गई, क्योंकि अब यीतोंग उसकी किस्मत जो बदलेगा। खैर नाटक करते हुए वो अपनी वाइफ से कहता है कि इस सब की क्या जरूरत है और इतना मायूस क्यों हो रही हो, तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। मगर लिंशिया कहने लगी कि तुम भी कोई गैर थोड़ी हो, अगर तुम सीईओ बन गए तो इससे हमारा फायदा ही होगा। वैसे डैड इतने दिनों से मुझे विजिट करने के लिए नहीं आए, मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। यीतोंग बोला कि अभी वो नहीं आए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तुम जानती हो कि वो दिल के मरीज है और मैंने उनको तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया, वरना तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। और हाँ, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैंने गाँव से अपनी मॉम को बुला लिया है, क्योंकि
तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, बस वो पहुँचती ही होंगी। लिंशिया सुनकर खुश हो गई कि ये तो बहुत अच्छी बात है और हाँ, तुम्हें भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं। लिन्ना और कुंताई हमारे ट्रस्टवर्दी लोग हैं, मैं उनसे कह दूंगी तुम्हें गाइड करने के लिए। तभी सामने खड़ा हुआ सर्वेंट फेंग कहने लगा कि आपके बारे में कुछ रूमर्स फैले हुए हैं और वो भी शेयर होल्डर्स ने ही फैलाए हैं कि यीदोंग कंपनी में होने के काबिल नहीं, जिस पर लिंशिया को गुस्सा आ गया कि उन सब की इतनी हिम्मत कि वो इसके बारे में ऐसी बातें करें। यीदोंग तुम फिक्र नहीं करो, मैं सभी शेयर होल्डर्स की मीटिंग रखवाकर तुम्हारे सीईओ होने की अनाउंसमेंट कर दूंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। जबकि वो अपने मजे में यूफाई के साथ रोमांस कर रहा था कि ठीक है वाइफे, तुम जैसा भी कहो मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। नेक्स्ट सीन में वो बईचा को दूर कहीं लाकर उसे फोर्सफुली एक मेडिसिन पिला रहा था। बईचा पूछने लगी कि ये तुमने मुझे क्या पिला दिया है। यीतोंग बोला कि इसको पी लेने के बाद ये बच्चा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा और पियो, और धीरे धीरे से उसके करीब आने लगा। जैसे ही बईचा को पता चला तो वो वॉमिट करना चाह रही थी और उसको खुद से दूर रहने के लिए कहा कि अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। यीतोंग बोला कि तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगी, और दोबारा से उसके करीब आने लगा कि थोड़ी सी ये मेडिसिन और पी लो। इसी दौरान बईचा का पैर स्लिप हो गया, वो वहाँ से नीचे गिर गई, जबकि यीतोंग को यकीन नहीं आ रहा था कि वो सच में गिर गई। नेक्स्ट सीन में यीतोंग लिन फैमिली के विला के बेसमेंट की तरफ आ रहा था, जहाँ उसने किसी आदमी को बांध कर रखा था। उसके मुंह से पट्टी हटाई, जो कोई और नहीं बल्कि लिंशिया का फादर होता है। वो इसे पानी मांग रहा था कि प्लीज मुझे पानी पिला दो, जिस पर यीतोंग ने गर्म पानी कप में डाला। उन्हें पिलाने के बजाय उनके फेस पर स्पिल कर देता है, जिससे उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और चीखते हुए इसे पूछने लगा कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। यीतोंग बोला कि साले बुड्ढे, फिलहाल तो मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे रहा हूँ। याद है जब मुझे लोगों के सामने ह्यूमिलिएट किया करते थे, डांटा करते थे कि मैं तुम्हारी बेटी के काबिल नहीं। अगर तुम जीआईयू ग्रुप के चेयरमैन ना होते और एक नॉर्मल फादर होते तो क्या तब भी तुम ऐसा कहते? मिस्टर लिन उसकी मिन्नतें करने लगे कि प्लीज मुझे छोड़ दो और मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। मैं तुम्हें जीआईयू ग्रुप के 20% शेयर्स दे दूंगा, जो तुम्हारी सारी जिंदगी के लिए काफी होंगे, और तुम्हें क्या चाहिए? ये तुम बोला कि साले बुड्ढे, तुमसे ये सब कुछ कौन मांग रहा है? इतनी प्लानिंग करके मैंने लिंशिया को अप्रोच किया, धीरे धीरे करके मैंने उसका ट्रस्ट जीता, अपने प्यार का एहसास दिलाया, और ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं उसे सब कुछ छीन लूंगा। यही तो मैं चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में यीतोंग लिंशिया को मीटिंग में ले जाने के लिए उसका मेकअप कर रहा था, जबकि वो बोली कि हनी, इस सब की क्या जरूरत है, वैसे भी मुझे कौन सा नजर आएगा। वो बोला कि तुम्हारी आंखों की रोशनी गई है, तुम्हारा हस्बैंड थोड़ी ना मरा है, मैं चाहता हूँ कि तुम रोज रोज खूबसूरत दिखो। इस पर लिंशिया ने उसे डांट दिया कि ऐसी बातें नहीं किया करो, चलो अपने अल्फाज वापस लो, और हाँ, मीटिंग में जाने के लिए तुमने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए हैं क्या? वो बोला कि हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड हैं, बस तुम्हारे साइन करने होंगे। लिंशिया जब उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर रही थी तो यीतोंग उसे इवल स्माइल के साथ देख रहा था, यानी कि इसमें भी कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होगी। तभी यीतोंग को उसकी मॉम की कॉल आई और वो बोला कि शायद मॉम आ गई है, मैं जाकर उनको रिसीव कर लेता हूँ। लिंशिया बोली कि हाँ, मेरी तरफ से भी उनको ग्रीटिंग्स करना और मेरी आंखों के बारे में भी बता देना प्लीज। यीतोंग बोला कि ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, जो कहकर वो चला गया। इसके बाद लिंशिया को किसी नॉक नॉक की आवाज आती है, जो उसे काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। अब वो धीरे धीरे करके बेसमेंट की तरफ जाने लगी, क्योंकि वो आवाज उसे मुसलसल सुनाई दे रही थी और उसे काफी खौफ सा भी आ रहा होता है। आखिरकार वो उस रूम तक पहुंच जाई, मगर अंदर इंटर होने से पहले ही यीतोंग ने उसे देख लिया कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लिंशिया डर जाती है कि हनी, इतना आहिस्ते से चलकर क्यों आए हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे कब से यहाँ से आवाजें आ रही है, क्या तुम चेक करोगे प्लीज? जब से मेरी आंखों की रोशनी गई है, मुझे ऐसा लग रहा होता है कि आसपास कोई है, लेकिन कोई आवाज भी नहीं देता। यीतोंग उसे वापस ले जाने लगा कि यहाँ पर कोई भी नहीं, बस तुम्हारा वहम है, मैं अच्छे से चेक कर लूंगा। चलो सबसे पहले तुम्हें ऊपर ले जाऊं। जाते हुए एक बार फिर से आवाज आई और लिंशिया वहीं पर रुक गई कि देखा, अभी दोबारा से आवाज आई, तुमने सुना? प्लीज जाकर अंदर चेक करो। उसके कहने पर यीतोंग ने दरवाजा खोल दिया, पर इशारा करके मिस्टर लिन को अपना मुंह बंद रखने के लिए कह रहा था कि वरना मैं लिंशिया को मार दूंगा। लिंशिया इसे पूछने लगी कि हनी, तुम्हें अंदर कुछ नजर आया क्या? वो बोला कि हाँ, अंदर मुझे एक बुढ़ा सा कुत्ता नजर आ रहा है। लिंशिया हैरान हो गई कि कुत्ता अंदर कैसे आ गया, जिस पर उसने यू टर्न ले लिया कि अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने देख लिया है, चलो वापस चले। मगर लिंशिया सेटिस्फाई नहीं थी, वो आगे आकर खुद चेक करने लगी और बेचारे मिस्टर लिन पीछे पीछे की तरफ हो रहे होते हैं ताकि यीतोंग उनकी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। यीतोंग ने उसको रोक लिया था कि डार्लिंग, तुम्हारे हीलिंग प्रोसेस के लिए यहाँ पर रुकना अच्छी बात नहीं है, चलो वापस चले, यहाँ से कोई आवाज नहीं आ रही, सिर्फ तुम्हारा वहम है। वो भी यीतोंग के साथ खुशी खुशी से वापस जाने लगी। आफ्टर दैट उसकी मॉम आकर बैठी हुई थी, दोनों ने उनको ग्रीटिंग्स की। लिंशिया ने उनसे माफी मांगी कि मैं इस कंडीशन में आपको सर्व नहीं कर पाई, जबकि वो बुरे लहजे में कहती है कि मैं तुमसे कौन सा प्रिंसेस ट्रीटमेंट लेने के लिए आई हूँ, मैं तुम दोनों का ख्याल रखने के
के लिए आई हूँ। इस घर में हर तरफ इवल एनर्जी फैली हुई है, अगर गॉड की इबादत नहीं करोगे तो फिर तुम लोगों के साथ ऐसा ही होगा। ये तो कपड़े उतारते हुए कहने लगा कि मॉम, आपने लिंशिया के ये सारे कपड़े नीचे क्यों फेंक दिए? आपको अंदाजा भी नहीं कि ये कितने कीमती है। जबकि उसकी मॉम कहने लगी कि तुम्हारी लाइफ से ज्यादा कीमती, तुम्हारी शादी को अभी कुछ ही साल हुए और देखो तुम्हारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। इस पर यीदोंग उनको डांटने लगा कि मॉम प्लीज बस कर दे, मैं इन सब चीजों पर भरोसा नहीं रखता। लिंशिया को उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगा, जबकि यीतोंग ने उनको जाने का इशारा किया। जाते जाते वो बोली कि बेटा मेरी बातों का बुरा मत मनाना, मैं तो बस तुम लोगों के फायदे के लिए कह रही हूँ। यीतोंग को नजर से बचने के लिए कुछ पकड़ा देती है कि हर वक्त इसे अपने पास रखना, जो लेकर वो वहाँ से मीटिंग के लिए जाने लगता है। बाहर आकर उसने लिंशिया को गाड़ी में बिठाया और फिर मॉम की दी हुई उस चीज को फेंक देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन मीटिंग का दिखाया गया, जहाँ लिंशिया ने यीतोंग को एक्टिंग CEO बना दिया था, लेकिन कोई भी शेयर होल्डर इस बात से खुश नहीं लग रहा होता। वो मना भी नहीं कर सकते। जब वो पेपर पर स्टैंप लगा ही रही थी, तब तक वहाँ पर पुलिस पहुँच आई, ये कहते हुए कि यहाँ पर यीतोंग कौन है। फिर उसके पास आकर उसे अपने साथ मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए चलने को कह रहे थे। इधर लिंशिया तो हैरान हो गई कि इंस्पेक्टर आप होश में तो है, मेरे हस्बैंड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यीतोंग ने उसे समझाया कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं इनोसेंट हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। जो कहने के बाद उनके साथ जाने लगा। लिंशिया ने अपनी सेक्रेटरी से चीफ को कॉल मिलाने के लिए कहा, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को जेल में जाने कैसे दे सकती थी। दूसरी तरफ यीदोंग की मॉम मिस्टर लिन पर काला जादू कर रही थी। वो जैसे ही होश में आए और इनको अपने सामने देखा तो उनसे मिन्नतें करने लगे कि प्लीज मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम लोगों को जितने भी पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर वो हंसते हुए कहने लगी कि किसको तुम्हारे पैसे चाहिए, मुझे तो तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी किस्मत चाहिए अपने बेटे के लिए, और वो तुम्हारे दिए बगैर मैं खुद भी ले लूंगी। जो कहने के बाद उसने अपना काला जादू करना स्टार्ट कर दिया था और बेचारे मिस्टर लिन बहुत ही ज्यादा बेबस फील कर रहे होते हैं। इधर लिंशिया अपने हस्बैंड के लिए चीफ इंस्पेक्टर से बात कर रही थी कि मेरा हस्बैंड बेगुनाह है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जल्द से जल्द उसे घर वापस भेजा जाए। कॉल कटने के बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड लिन्ना उसको समझा रही थी कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या पता वो सच में गुनहगार हो, उसने सच में मर्डर किया हो, पुलिस को कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो करने दो। लिंशिया बोली कि मैं अपने हस्बैंड को अच्छे से जानती हूँ, वो बेगुनाह है, कोई उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह उसके बारे में रूमर्स फैलाए। नेक्स्ट सीन में पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर लिव यीतोंग से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग्स में तुम्हें देखा गया बईचा को अपनी गाड़ी में बिठाते हुए स्पीडिंग कर रहे थे, बताओ उसकी बॉडी कहाँ है। जिस पर यीतोंग कहने लगा कि मैंने तो बस उनको राइड दी थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। मिस्टर लिव अब उसके साथ गुस्से में पेश आने लगे कि सच सच बताओ, झूठ मत बोलो। जिस पर वो कहता है कि आप मुझे पब्लिकली सिलेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम फर्स्ट टाइम उसके हस्बैंड चेंगनू के थ्रू एक रिजॉर्ट में मिले थे। जिस पर पुलिस इंस्पेक्टर लिव पूछने लगा कि अच्छा, इससे पहले तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। इस पर यीतोंग को थोड़ा सा शक हुआ, पर वो कहने लगा कि मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, मेरा बईचा के मर्डर से कोई लेना देना नहीं। दूसरी तरफ लिन्ना लिंशिया को उसके घर लेकर आई और तभी उसने देखा कि वो बुड्ढी आंटी इनके वेडिंग फोटो को नीचे फेंककर तोड़ रही है। उन्हें डांटने लगी कि ये आप क्या कर रही हो। जिस पर वो बोली कि ये रिवीलिंग पिक्चर यहाँ पर क्यों लगाई हुई है, शोल्डर्स तो इसमें नजर आ रहे हैं, अगर फ्रेंड्स और फैमिली में से किसी ने आकर देख लिया तो फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, हमारी फैमिली के ये रीतो रिवाज नहीं। लिन्ना ने फिर से उसको डांटना शुरू कर दिया कि ये तुम्हारा नहीं बल्कि लिंशिया का घर है, अपने ये रीतो रिवाज अपने घर में पालना, जैसी माँ वैसा ही बेटा। जब वो घर दामाद बना हुआ है तब तो तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही। अच्छा हुआ कि उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, मैं तो कहती हूँ कि वो कभी वापस ही ना आ पाए। लिंशिया उसको रोकना चाह रही थी कि प्लीज मॉम को मत बताओ, लेकिन अब तो मॉम को पता चल चुका और वो फौरन से पूछने लगी कि क्या मेरे बेटे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। खैर लिन्ना और उनके बीच में बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो दोनों एक दूसरे के बाल पकड़ने पर उतर आए थे और बेचारी लिंशिया को तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था वो इन दोनों को कैसे रोकती। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर लिu चीफ इंस्पेक्टर से बात करते हुए बता रहे थे कि इस वक्त हमारा 100% शक सिर्फ यीतोंग पर है, हम उसको ऐसे कैसे जाने दे दें। मगर चीफ इंस्पेक्टर कहते हैं कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई सबूत भी नहीं कि हम उसको जेल में रख सके, इसलिए उसे जाने दो। नेक्स्ट सीन में यीतोंग की मॉम ने लिन्ना के नाम की डॉल बनाकर उसे मार दिया था, यानी कि उस पर काला जादू कर दिया और पता नहीं कि अब वो कब तक जिंदा रह पाए। वही दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर लिu को ये केस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। तब तक वहाँ पर चेंगनू पहुँच आया, जिसने बताया कि इंस्पेक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ बईचा मिल गई है। इंस्पेक्टर लिu तो सुनकर हैरान हो गया कि ये कैसे हुआ। उसने बताया कि असल में वो अपनी बेस्ट फ्रेंड आइली के साथ हाइकिंग पर गई थी। आइली का फोन आउट ऑफ चार्ज था और इस दौरान मेरी वाइफ एक पहाड़ी से नीचे गिर गई थी, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है और इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड है। इंस्पेक्टर लिu ने पूछा कि क्या तुम्हारी वाइफ और यीतोंग एक दूसरे को पहले से जानते थे, जिस पर चेंगनू कहने लगा कि नहीं
तो वो तो हमें कुछ दिनों पहले एक रिजॉर्ट में मिले, भला उसका इस केस से क्या लेना देना, वो तो बहुत ही जेंटल लड़का है। इंस्पेक्टर लिू कहने लगा कि अब जब तुम्हारी वाइफ बिल्कुल ठीक है तो क्यों ना हम उनकी स्टेटमेंट ले लें। चेंगनू ने मना कर दिया कि मेरी वाइफ इस वक्त हॉस्पिटल में है, जब वो फुली रिकवर हो जाएंगी तो मैं उनको खुद यहाँ पर ले आऊंगा। लेकिन मिस्टर लिू बोले कि इसकी कोई जरूरत नहीं, स्टेटमेंट लेने के लिए इंस्पेक्टर जू आपके साथ जाएंगे, जिसके लिए चेंगनू भी मना नहीं कर पाया। और नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर जू बईचा का स्टेटमेंट लेने के लिए पहुंच आया था। जैसे ही स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई तो इंस्पेक्टर जू ने जाते हुए इनको बेस्ट विशेष दी, लेकिन हमें पता चला कि ये बईचा है ही नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड आईली थी। नेक्स्ट सीन में ये दोंग फेंग को डांट रहा था कि तुमने तो कहा था कि तुमने काम कर दिया, तो अब क्या? वो बोला कि मुझे बईचा का सिर्फ ब्लड ही नजर आया, उसकी बॉडी कहीं भी नजर नहीं आई, और वैसे भी वहाँ पर जंगली जानवरों की भरमार थी। मुझे पता था कि उसकी बॉडी ज्यादा देर तक वहाँ पर रह नहीं सकती। लेकिन बॉस, अगर पुलिस ने आपको पूरी तरह से छोड़ दिया तो इसका मतलब यही हुआ ना कि बईचा अभी भी जिंदा है और आप पर उसके मर्डर का कोई इल्जाम नहीं। ये सुनकर ये दोंग खुश हो गया कि तुमने ठीक कहा, वो अभी भी जिंदा होगी। जाकर पता लगा वो इस वक्त कहाँ है, वो सिर्फ मेरी ही बंदी है। ये बात पीछे से लिंशिया ने सुन ली कि हनी किसकी बात कर रहे हो, कौन तुम्हारी बंदी है। ये दोंग तो चौंक गया था कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे बता देती, ऐसे तुम्हें किसी चीज के साथ लगकर चोट लग जाएगी। पर लिंशिया अभी भी उसके बारे में पूछ रही थी कि कौन तुम्हारी बंदी है। इस पर फेंग कहने लगा कि मैं मिस्टर यीतोंग को रिपोर्ट कर रहा था कि कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स आपको पसंद करते हैं। इस पर इनको गुस्सा आ गया कि मैं उन सबकी आंखें निकाल दूंगा, आप सिर्फ इनकी हो। ये सुनकर लिंशिया को उस पर प्यार आने लगा कि मुझे पसंद करने वाले कितने भी लोग क्यों ना हो, मैं तो तुम्हें लाइक करती हूँ ना, इसलिए जेलस होना बंद करो। यीतोंग बोला कि हनी मेरी जगह कोई भी हो तो वो जेलस तो फील करेगा ही ना। खैर मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। लिंशिया खुश हो गई कि कैसा गिफ्ट। यीतोंग ने बेल वाला एक बैंड दिखाया, उसके पाँव पर बांधते हुए कहने लगा कि इसको लव बेल कहते हैं। आइंदा तुम जहाँ भी जाओगी ये मुझे तुम्हारी लोकेशन बताएगा और मैं जल्दी से आकर तुम्हें हर खतरे से बचा लिया करूंगा। जहाँ लिंशिया ये सुनकर खुश हो रही थी, वही यीतोंग दिल ही दिल में कह रहा होता है कि आज के बाद से तुम मेरे किसी भी सीक्रेट के बीच में नहीं आओगी। नेक्स्ट सीन में एक प्लास्टिक सर्जरी का हॉस्पिटल दिखाया गया जो कि चेंगनू का था। उसकी सेक्रेटरी उसके पास आकर कहती है कि सभी क्लाइंट्स जा चुके, मैं भी बस घर जा रही हूँ। वो बोला कि ठीक है, जाते हुए लॉक लगा लेना। उसके जाने के बाद वो चोरी छुपे एक रूम में आता है। इस रूम के एक फ्रीजर में उसने बईचा की बॉडी को रखा हुआ था और उसे सॉरी करते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें यहाँ अकेले लिटाया हुआ है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जिसने तुम्हारी जान ली मैं उसे खून के आंसू रुलाकर उसकी जान लूंगा। इधर यीतोंग लिंशिया के साथ सो रहा होता है। अचानक से जब उसकी आंख खुली तो उसकी मॉम उसके सामने खड़ी थी, जिन्हें देखकर ये बहुत ज्यादा डर गया कि मॉम इस वक्त आप यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोली कि टाइम पूरा हो गया है, चलो जल्दी से मेरे पीछे आओ। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर लिू को अभी भी ये केस पूरी तरह से क्लोज नहीं लग रहा था। वो कह रहा था कि पता नहीं क्यों ये यीदोंग मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, जैसे मैं इसे पहले भी कहीं देख चुका हूँ। इंस्पेक्टर जू, तुम अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कराओ कि उसका और बईचा का आपस में क्या रिलेशनशिप था, क्या वो एक दूसरे को पहले से जानते थे या नहीं। इंस्पेक्टर जू कहने लगे कि आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, ये केस वैसे भी क्लोज हो चुका और बईचा भी बिल्कुल ठीक है, तो और इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का क्या मकसद। मगर इंस्पेक्टर लिू बोले कि जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। दूसरी तरफ यीदोंग की मॉम ने काला जादू करना स्टार्ट कर दिया था। मिस्टर लिन के अंदर वो कुछ मोटी मोटी सी सुइयां चुबा रही थी, ये कहते हुए कि जब तक ये 12 सुइयां तुम्हारे अंदर जाएंगी तब तक तुम्हारी किस्मत मेरे बेटे को मिल जाएगी। यीदोंग बोला कि मॉम अभी इसे मत मारो, फिलहाल मुझे सब कुछ नहीं मिला। लेकिन वो कहने लगी कि तुम फिक्र नहीं करो, जैसे ही ये मरेगा तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ये कहने के बाद उसने मिस्टर लिन को मार दिया था और खुश होकर यीदोंग से कहने लगी कि अब सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा, हमारी फैमिली के पास वेल्थ पावर सब कुछ होगा। यीदोंग ने उनको अपनी आवाज नीचे रखने के लिए कहा कि कहीं लिंशिया को पता ना चल जाए, क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग में मुझे अभी भी उसके सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन इस बात पर मॉम को गुस्सा आ गया कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उसको मेरे सामने डिफेंड करो, घुटने टेको मेरे सामने। जबरदस्ती उसको घुटने टेकने के लिए कहा और फिर उसे मारना शुरू कर देती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने अपनी आवाज उठाओ। इधर चेंगनू बईचा के साथ उस फ्रीजर में लेटा हुआ था कि अचानक से बईचा की आंख खुली, पर ये सिर्फ उसका हेलुसिनेशन होता है। उसके करीब आते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, आई विश कि तुम सच में अपनी आंखें खोलो। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। खाने के टेबल पर लिंशिया को अपने डैड की याद आ गई थी, तो वो यीदोंग को अपने डैड को कॉल मिलाने के लिए कह रही होती है। उसने मना तो किया कि ये कोई वक्त नहीं, बाद में कर लेना, लेकिन ये जिद करने लगी कि मेरा फोन दो, मैं खुद ही कर लेती हूँ। वॉइस कमांड के थ्रू उसने अपने डैड को कॉल मिलाई, पर उनका फोन बंद जा रहा था और उसे यकीन नहीं होता कि डैड तो कभी भी अपना फोन बंद नहीं करते, कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं हुई। अब वो जल्दी से डैड के असिस्टेंट मिस्टर आन को कॉल करती है। उन्होंने जब कॉल उठाई
आई तो वो कहते हैं कि उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, अभी वो आराम कर रहे हैं, सो गए। जब वो उठेंगे तो मैं आपकी बात करवा दूंगा। कॉल करने के बाद भी लिंशिया को कुछ आराम नहीं आ रहा था। वो यीदोंग से कहती है कि प्लीज तुम डैड को जाकर एक दफा चेक कर लेना कि कहीं उनकी तबीयत ज्यादा तो खराब नहीं हुई। वो बोला कि हाँ मैं चेक कर लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो, आराम से नाश्ता करो, मुझे जरा ऑफिस जाना है। बाहर आकर उसकी मॉम उसे पूछने लगी कि मिस्टर अन ने सच क्यों नहीं बताया, जिस पर यीदोंग बोला क्योंकि मैंने उनको खरीद लिया है, आप फिक्र नहीं करो, नेक्स्ट मंडे तक हमें लिंशिया की भी कोई जरूरत नहीं होगी। इसके बाद फेंग ने बताया कि बॉस बैचा के हस्बैंड चेंगनू ने एक प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक ओपन किया है, जो सुनकर वो कहने लगा कि चलो फिर हम देखने चले। इधर लिंशिया अपनी सासू माँ को आवाज़ें देते हुए कह रही थी कि मॉम आप यहाँ पर है क्या, मुझे पीने के लिए ठंडा पानी चाहिए। सासू माँ तो वहीं पर बैठी हुई थी लेकिन उसे कोई आवाज नहीं देती। इवन के जानबूझकर गर्म पानी का केटल भी उसके सामने रख दिया था, जिस पर गलती से लिंशिया ने हाथ लगा दिया और उसके हाथ जल जाते हैं, जिससे वो चीख उठी। अब सासू माँ भी उठकर उसके पास आते हुए कहने लगी कि अरे लड़की, हर वक्त खुद को मुसीबत में डालती रहती हो, यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोली कि मॉम मेरे हाथ जल गए, प्लीज मुझे मेडिसिन ला दो। जिस पर सासू माँ कहती है कि अगर यीदोंग को पता चला तो वो खामखा में मुझे डांटेगा, चलो आओ इसे ठंडे पानी में रखो। खींचते हुए उसे वॉशरूम में ले आई और पूरी तरह से भिगाना शुरू कर देती है। बहाना ये लगा रही थी कि इसका प्रेशर बहुत हाई है, मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा। इतने से भी सासू माँ के दिल को सुकून नहीं मिला, जानबूझकर उसके सामने शैम्पू गिरा देती है ताकि वो स्लिप हो जाए और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लिंशिया वहाँ पर स्लिप हो गई। नेक्स्ट सीन में यीदोंग चेंगनू के क्लिनिक आ गया था, जहाँ सेक्रेटरी उसे रोकना चाह रही थी कि आप लोग कौन है और किससे मिलना चाहते हैं, जबकि अंदर चेंगनू भी उसके बारे में ही सर्च कर रहा था, जैसे उसे यीदोंग पर शक हो गया हो। खैर सेक्रेटरी ने जब आकर उसे बताया कि यीदोंग आपसे मिलना चाहता है, इस पर उसने जिस नजर से सेक्रेटरी को देखा वो भी दिल ही दिल में सोचने लगी कि मिस्टर चेंगनू ने तो इतने गुस्से से मुझे कभी भी नहीं देखा। जबकि चेंगनू ने कहा कि उसे अंदर ले आओ। यीदोंग को देखकर वो उसे बहुत खुशी से मिला। यीदोंग ने बताया कि बाहर मैंने तुम्हारे नाम का बोर्ड पढ़ा तो मुझे लग रहा था कि यकीनन ये तुम्हारा ही क्लिनिक होगा। चेंगनू बोला कि अरे वाह, किस्मत ने हम दोनों को एक बार फिर से मिलाना था और देखो हमें मिला दिया है। वैसे मैंने तुम्हारे बारे में न्यूज पढ़ी कि तुम जीआईयू ग्रुप के सीईओ बनने वाले हो, क्या किस्मत पाई है मेरे दोस्त, मुझे तो तुम्हारी किस्मत से जेलसी फील हो रही है। यीदोंग बोला कि अरे मजाक करना बंद करो, खैर तुम बाप बनने वाले थे ना, कैसी है तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा होने वाला बच्चा। इस पर चेंगनू जरा अफसुर्दा हो गया कि रिसेंटली मेरी वाइफ एक पहाड़ी से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसकी जान तो बच गई लेकिन मेरा बच्चा नहीं रहा। यीदोंग अब सैड होने का नाटक करने लगा कि ओहो, सुनकर बहुत बुरा लगा, पर कोई बात नहीं, तुम दोनों जवान हो, दूसरा बच्चा आ जाएगा। चेंगनू बोला कि मुझे अपनी लाइफ में एक ही बीवी और एक ही बच्चा चाहिए था। वैसे मैंने तुम्हें तो अपने बच्चे के बारे में बताया ही नहीं था, तो तुम्हें कैसे पता चला। साथ ही उसे घूरने लगा। यीदोंग ने जल्दी से जवाब दिया कि असल में बैचा ने लिंशिया को बताया हुआ था, ये औरतें बिना हर चीज के बारे में बात करती है। चेंगनू भी अब उसके सामने नॉर्मल बिहेव करने लगा कि हाँ तुमने ठीक कहा, वैसे एक मोमेंट के लिए तो मुझे यही लगा था कि शायद तुम और बैचा एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती है। जब से हम रिलेशनशिप में आए हैं उसने मुझसे कभी भी कुछ नहीं छुपाया। यीदोंग को अब सुन कर गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगा कि बैचा अगर हॉस्पिटलाइज है तो क्यों ना हम उसे विजिट करने के लिए चले। किस हॉस्पिटल में है वो? चेंगनू ने बताते बताते यू टर्न ले लिया कि खैर मैंने तुम्हारी वाइफ के बारे में सुना था, उनका एक्सीडेंट हुआ, अब वो कैसी है, ठीक है ना? यीदोंग ने बताया कि हाँ वो ठीक है, पर उसकी आंखों की रोशनी चली गई। पता नहीं हम दोनों भाइयों को किसकी नजर लग गई जो कब से ये सब कुछ सह रहे हैं। चेंगनू बोला कि सुनकर अफसोस हुआ, जब दोनों रिकवर कर जाएं तो हम एक दूसरे से जरूर मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त हीलिंग प्रोसेस है तो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यीदोंग भी अब वहाँ से उठकर जाने लगा। जाते जाते कहता है कि तुम्हारे बच्चे के जाने का मुझे सच में बहुत दुख हुआ, जबकि चेंगनू उसको घूर घूर कर देख रहा था। जैसे ही वो बाहर आया तो वो बैचा के फोन पर कॉल लगाना शुरू कर देता है, जो कि इस वक्त चेंगनू के हाथ में था, यानी कि उसे सब कुछ सच पता चल चुका। जबकि इधर यीदोंग को जब फोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो काटते हुए कहता है कि बैचा, मैं वादा करता हूँ कि इस जिंदगी में तो तुम मुझसे कहीं भी नहीं भाग सकती। नेक्स्ट सीन में वो घर आकर मॉम से लिंशिया के बारे में पूछ रहा था कि इससे क्या हुआ, तो वो बोली कि मुझे क्या पता, स्लिप होकर नीचे गिर गई थी, हर वक्त इधर उधर मंडलाती रहती है, भला इसमें मेरी क्या गलती। वही फेंग ने आकर बताया कि बॉस एक बुरी खबर है, आपके बारे में बैड रूमर्स फैलते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ये सुनकर मॉम कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हारी किस्मत मिस्टर लिन की किस्मत के साथ बदल तो दी थी। हाँ मैं समझ गई, उसकी बॉडी अभी भी फुल फॉर्म में है, मुझे उसे अच्छे से पीसेस में काटना होगा ताकि उसकी किस्मत पूरी तरह से तुम्हारी बन जाए। ये कहकर वो चली गई। जबकि इधर यीदोंग फेंग से लीगल एक्शन लेने के लिए कह रहा था, वो भी वहाँ से चला
जाता है, जिसके बाद वो लिंशिया को घूरता रहा। फिर वो यूफई को कॉल करके अपने घर आने के लिए कह रहा था, जबकि वो बोली कि इस वक्त अभी तो बहुत ज्यादा देर हो गई है, पर ये कहने लगा कि 20 मिनट के अंदर अंदर आओ, अगर तुम नहीं आई तो इसका नुकसान तुम्हें खुद ही भुगतना होगा। जो कहकर इसने कॉल काट दी और फिर रूम से बाहर जाने लगा। 20 मिनट में यूफई भी यहाँ पर पहुँच आई थी। चलते चलते वो सोच रही होती है कि ये यीदोंग मुझे कुछ अच्छा इंसान नहीं लग रहा, लेकिन फिलहाल मेरे फ्यूचर के बेहतरी के लिए मुझे इसका साथ देना होगा। तभी यीदोंग अचानक से आकर उसे पकड़ते हुए रोमांस करना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ उसकी मॉम मिस्टर लिन की बॉडी को पीसेस में काट रही थी, ये कहते हुए कि एक बार मैं तुम्हारे पीसेस बना दूं, फिर मेरे बेटे की किस्मत चमक उठेगी, जिसके लिए मैं इतने बरसों से इंतजार कर रही थी। वही लिंशिया की जब आंख खुली तो उसने देखा कि उसे नजर आने लगा है। पहले तो उसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था, अब वो इतना ज्यादा खुश हो गई कि सबसे पहले वो अपने हस्बैंड यीदोंग को बताना चाहती थी। रूम से बाहर आकर वो यीदोंग की तरफ जा ही रही होती है कि एक बार फिर से उसको बेसमेंट की साइड से आवाजें आने लगी। अब वो यीदोंग के पास जाने से पहले बेसमेंट की तरफ जाना शुरू कर देती है, जबकि यीदोंग अभी भी यूफई के साथ रोमांस कर रहा था और आखिरकार तो उसे अपने रूम में ले जाने लगा। यूफई ने मना भी किया कि वो तुम्हारी वाइफ का कमरा है, पर ये बोला कि वो तो अंधी है, उसको कौन सा नजर आएगा। अरे लिंशिया यहाँ पर सोई तो हुई थी, अचानक से कहाँ चली गई। खैर छोड़ो, फिर से यूफई के साथ रोमांस करने में मसरूफ हो गया। जबकि यहाँ लिंशिया बेसमेंट में पहुँच आई थी, उसने यीदोंग की मॉम को हाथ में चूड़ी ले जाते हुए देखा। अब वो जल्दी जल्दी से उस कमरे में पहुंची जहां उसने अपने डैड की हाफ बॉडी को देखा और बहुत ही ज्यादा स्मेल मची हुई थी। यहाँ तो जैसे उसके पांव तले जमीन ही निकल गई हो। जल्दी से अपने रूम में भागकर पुलिस को कॉल करना चाहती थी, पर जैसे ही उसने अपने रूम का दरवाजा खोला तो सामने यीदोंग यूफई के साथ रोमांस कर रहा था। यहाँ लिंशिया यीदोंग की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। इसका अगला पार्ट भी मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए ले आऊंगी। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड पार्ट की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां लिंशिया भागते हुए अपने रूम में आई और उसने यीदोंग को यूफई के साथ रोमांस करते हुए देख लिया था। उसने फौरन से अपनी नजरें हटा दी थी और ब्लाइंड होने का नाटक करने लगी कि हनी तुम किधर हो, प्लीज मुझे आवाज दो, मैंने डैड को लेकर बहुत बुरा ख्वाब देखा। जबकि इधर यीदोंग उसे देखकर सोच रहा था कि क्या अभी अभी इसने मुझसे आंखें मिलाई थी, कहीं इसके आंखों की रोशनी वापस तो नहीं आ गई। उसे पकड़ते हुए चुप करवाता है कि कुछ भी नहीं हुआ, डैड बिल्कुल ठीक है, आज मैं उनको देखने के लिए गया था, खामखा तुम्हारा वहम है। मगर वो बार बार यही कहती रही कि नहीं नहीं, वो ख्वाब मुझे बहुत सच सा लग रहा था, जैसे डैड खून में लदे हुए हो। जैसे यीदोंग उसको घूर रहा था, अब उसे भी शक हो गया कि कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि मैं देखने लग गई हूँ। नहीं नहीं, मैं इसको पता लगने नहीं दे सकती। उसका ध्यान बटाने के लिए कहने लगी कि तुम्हारे पास से फीमेल परफ्यूम की खुशबू क्यों आ रही है, यहाँ पर कोई है क्या। यूफई जल्दी जल्दी हल्के कदमों वहाँ से निकल गई, जबकि यीदोंग उसे बहाना लगाते हुए कहने लगा कि वो जब एलिवेटर में मैं आ रहा था तब एक लड़की ने बहुत तेज परफ्यूम लगाया हुआ था, तुम्हें उसकी खुशबू आई होगी। लिंशिया भी उसकी बात मानकर स्माइल करना शुरू कर देती है और यीदोंग सोच रहा था कि ये अभी भी हंस रही है, तो इसका मतलब कि इसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। जबकि लिंशिया भी दिल ही दिल में कह रही थी कि यू बास्टर्ड, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, मेरी आंखें क्या चली गई कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ कर रहे हो। तभी यूफई ने अचानक से यीदोंग की मॉम को देख लिया था और वो डर कर आवाज लगाती है। इधर लिंशिया पूछने लगी कि कौन है वहाँ। वो बोली कि मिस्टर यीदोंग, मेरा नाम यूफई है, मैं आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आई थी। जबकि मॉम कहने लगी कि बेसमेंट में एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा है, चलो उसे बाहर फेंक कर आओ। लिंशिया उसे वहाँ से भेजने के लिए कहती है कि जाओ मॉम की हेल्प करो, वो अकेले नहीं कर पाएगी, ताकि ये पुलिस को कॉल कर सके। यूफई भी वहाँ से जाने का कह रही थी, पर यीदोंग ने उसे रोक दिया कि जाकर मेरी मॉम की हेल्प करो। वो बोली कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे कुत्तों से डर लगता है। जबकि मॉम कहने लगी कि मरा हुआ कुत्ता है, उससे क्या डरना, चलो आओ मेरे साथ। अब यूफई को भी उनके साथ जाना पड़ा। यीदोंग भी लिंशिया से कहने लगा कि तुम यहीं पर रहकर आराम करो, मैं थोड़ी देर में वापस आया। उसके जाते ही ये फोन की तरफ जाने लगी थी, लेकिन उसने पीछे से आवाज दे दी। अब लिंशिया भी डर गई थी और उसे पूछने लगी कि क्या हुआ हनी। वो बोला कि मेरे साथ चलो। ये ज्यादा सवाल नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके साथ जाने लगी। उधर यूफई को अंदर मचे हुए स्मेल की वजह से वॉमिटिंग आ रही थी। वो कहने लगी कि आंटी मैं नहीं कर पाऊंगी, जबकि आंटी कहने लगी कि इसमें हम सब मिले हुए हैं, अब तुम मेरे सामने नाटक करना चाहती हो, चलो जल्दी से। इधर यीदोंग भी लिंशिया को लेकर आ रहा था और अचानक से उसे स्मेल बहुत ज्यादा आने लगी। वो वहीं पर रुक जाती है कि यहाँ पर किस चीज की स्मेल मची हुई है।
मैं नीचे नहीं जा सकती। यीदोंग भी उसे घूर घूर कर देखता रहा है कि अच्छा ठीक है, फिर तुम यहीं पर खड़ी हो जाओ, मैं जल्दी से मॉम के साथ सफाई करवा दूं। तब तक मॉम एक शॉपर लेकर बाहर आ गई थी और लिंशिया से पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम काफी नर्वस फील कर रही हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। लिंशिया बोली कि जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यहाँ थोड़ी स्मेल आ रही थी, बस उसकी वजह से ही थोड़ा अजीब सा फील हुआ। जिसके बाद मॉम यीदोंग को अंदर भेजकर दूसरे शॉपर्स लाने के लिए कहता है, जबकि खुद उस शॉपर को उठाते हुए बाहर ले जाने लगी। इधर लिंशिया दिल ही दिल में सोच रही थी कि डैड मुझे माफ कर दे, इन लोगों ने आपको इतनी बुरी मौत मारा और मैं कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन मैं आपका बदला जरूर लूंगी। यीदोंग उसके सामने नाटक करते हुए यूफई का शुक्रिया अदा कर रहा था कि तुमने मेरी मॉम की हेल्प करवाई। इसके बाद खुद भी वो 2 बैग्स लेकर अब लिंशिया के करीब आ गया था। उसे कहने लगा कि हनी मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, तुम इधर उधर फिरती मत रहना, वरना तो किसी चीज के साथ लगकर तुम्हें चोट लग जाएगी। जैसे ही वो बाहर गया तो लिंशिया अपने रूम की तरफ भागने लगी। उसने वो बैंड भी अपने पाँव से हटा दिया था। जैसे तैसे करके वो रूम में पहुंची और जल्दी से लिन्ना को कॉल मिला दिया। बहुत ही नॉर्मल वे में कहने लगी कि लिन्ना, मेरी सासू माँ काफी दिनों से हमारे घर में रह रही है और मैंने उनको कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से तुम उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव सी ज्वेलरी खरीद कर लाओ। उसने ये यू टर्न इसलिए ले लिया था क्योंकि यहाँ पर यीदोंग पहुँच आया। यीदोंग अभी भी उसे शक की निगाह से देख रहा था, इवन कि उसका फोन भी अपनी पॉकेट में डाल दिया। जबकि इधर लिंशिया उसके सामने नाटक करते हुए नीचे गिर पड़ी। यीदोंग उसे घूर घूर कर देखता रहा और फिर उसके करीब आकर बैठ जाता है। कहने लगा कि हनी। लिंशिया उसके सामने डरने का नाटक करने लगी कि तुम कब आए, मुझे तुमने डरा ही दिया था, बंदा पहले ही बता देता है। वो बोला कि तुमने कुछ गिरा दिया था। वो बैंड निकाल कर इसके सामने पकड़ता है, जिसकी आवाज सुनकर ये कहने लगी कि अरे हाँ, मैं जब सीढ़ियों से ऊपर आई तो मुझे अपने पाँव पर ये दिखा ही नहीं, शायद मैंने गलती से गिरा दिया था। यीदोंग बोला कि कोई बात नहीं, इस बार मैं इतना टाइटली बांध दूंगा कि ये तुम्हारे पाँव से कभी भी नहीं गिरेगा। नेक्स्ट सीन में उसके पाँव पर मरहम लगा रहा होता है और साथ ही साथ उसे कह रहा था कि मैं तुम्हें कितना मना करता हूँ, इधर उधर खुद से मत चला करो, देखो ना अब चोट लग गई है तुम्हें। जबकि लिंशिया दिल ही दिल में सोच रही थी कि अगर मेरी आंखें वापस ना आई होती तो मुझे तुम्हारे जैसे जानवर का तो कभी पता ही ना चलता। जबकि यीदोंग उसे कह रहा था कि तुम्हें पता है क्या, कल जब मैं डैड से मिला तो वो मुझे बार बार कह रहे थे कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूं, क्योंकि वो अब बूढ़े हो चुके हैं और तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। लिंशिया बोली कि हाँ ये बात तो ठीक है कि वो बूढ़े हो गए, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि सारी जिम्मेदारी अब तुम पर आने लगी। वो बोला कि हाँ डर तो लग रहा है, लेकिन मैं हमेशा डैड को बताता रहा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, अपने लॉयल होने का यकीन दिलाता रहा, पर कभी उन्होंने मेरी बात को माना ही नहीं। लिंशिया के दिल में चल रहा था कि इसने मेरा फोन अपनी पॉकेट में रख लिया, यानी कि इसका शक अभी भी खत्म नहीं हुआ। इसलिए उसे कहने लगी कि मैं तुम्हें सीईओ बनाना चाहती हूँ, पर क्या पता शेयर होल्डर्स को इस बात पर एतराज हो, इसलिए उससे पहले ही मैं अपने सारे शेयर्स तुम्हें ट्रांसफर कर देना चाहती हूँ और ये मैं नेक्स्ट मीटिंग में अनाउंस कर दूंगी। ये तो खुश हो गया कि ये मुझे सारे शेयर्स ट्रांसफर करना चाहती है, यानी कि इसकी आंखें वापस नहीं आई, पर इसको क्या पता कि सारे शेयर्स तो मैं पहले ही ट्रांसफर कर चुका हूँ। उसके सामने नाटक करने लगा कि हनी इसकी क्या जरूरत है। वो बोली कि जरूरत की बात थोड़ी ना है, जो मेरा है वो तुम्हारा है और तुम कौन सा मुझे धोखा देने वाले हो। दूसरी तरफ यूफई भागकर वहाँ से जाना चाह रही थी। फेंग ने उसे रोक लिया कि कहाँ जा रही हो, अभी तक तो हमने बॉडी को दफनाया भी नहीं। वो बोली कि मेरे कपड़ों पर खून के दाग लगे हुए हैं, मैं बस चेंज करने के लिए जा रही थी। पर फेंग बोला कि इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो और भी कपड़े गंदे होंगे तुम्हारे। उससे रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा था, जिस पर यूफई बोली कि छोड़ो मैं बाद में कपड़े बदल लूंगी, और वापस से अंदर आ गई थी। फेंग सोचता है कि आज या कल कभी न कभी तो तुम मेरे हाथ में आ ही जाओगी। जबकि यूफई लिंशिया के रूम में आ गई थी। यीदोंग को इशारा करते हुए कहने लगी कि मैं चेंज करने जा रही हूँ। यीदोंग भी लिंशिया से बहाना करके उसके पीछे चला गया था। जबकि इधर लिंशिया गुस्से से उबल रही थी कि तुम जानवर हो, इंसान कहलाने के काबिल नहीं, जिस तरह तुमने मेरे डैड को मारा। यीदोंग अंदर जाकर यूफई से पूछ रहा था कि कहीं तुम मुझे एक्सपोज तो नहीं कर दोगी। वो बोली कि भला मैं तुम्हें क्यों एक्सपोज करूंगी, इसमें हम सब शामिल है और मैं तो पूरी की पूरी ही तुम्हारी हूँ। जो कहने के बाद इन दोनों के बीच में रोमांस स्टार्ट हो गया था। उधर लिंशिया सोच रही होती है कि मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ से बाहर जाना इतना भी आसान नहीं, शायद इस वक्त सिर्फ लिन्ना ही मेरी हेल्प कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर जू ने यीदोंग और बईचा के बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन करवा ली थी। इंस्पेक्टर लियू को बता रहा था कि आज से कुछ साल पहले बईचा एक नाइट क्लब में डीजे हुआ करती थी और यीदोंग वहाँ का गार्ड था। वो बईचा के पीछे पड़ गया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए बईचा को वो जगह छोड़नी पड़ी। जिसके बाद वो चंगनू से मिली, उससे प्यार हुआ और फिर उसे शादी कर ली। इंस्पेक्टर ली को याद आया कि तभी तो मैं कहूँ कि ये यीदोंग इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। एक बार नाइट क्लब स्कैंडल हुआ था जिसमें वो इन्वॉल्व था। मैंने कहा था ना कि ये केस इतना सिंपल नहीं जितना कि ये लग रहा है, और बईचा का पहाड़ी से गिरने के पीछे भी इसी का ही हाथ होगा। इंस्पेक्टर जू बोला कि वो सब तो ठीक है, मगर अब इसका क्या फायदा, वैसे
वैसे भी तो केस सोल्व हो चुका ना, और बईचा से मेरी बात भी हो गई। इंस्पेक्टर लिू कहने लगा कि मैं किसी भी लड़की को लाकर तुम्हारे सामने बिठा दूं, उसके फेस पर बैंडेजेस लगा दूं, तो क्या तुम पहचान लोगे कि वो बईचा है कि नहीं? वो बोला कि हाँ, फिर तो मैं नहीं पहचान पाऊंगा। इस पर इंस्पेक्टर लिू से मारते हुए कहता है कि बेवकूफ इंसान, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि वो बईचा ही थी। नेक्स्ट सीन में यीदोंग लिंशिया से कहता है कि आज स्पेशली मॉम ने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया है, वो भी तुम्हारी फेवरेट डिश, ये लो ट्राई करो। लिंशिया जानती थी कि इसमें कुछ मिला हुआ होगा, इसलिए वो नहीं खाना चाहती और जानबूझकर उसने अपना हाथ जला दिया, जिस पर यीदोंग कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें खिला देता हूँ। अभी भी वो खाने से मना कर रही थी, कहने लगी कि हस्बैंड मेरा हाथ देखना जल गया है क्या, जबकि इधर मॉम कहने लगी कि मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम खा ही नहीं रही। अब वो बेचारी कितने ही बहाने कर सकती थी, आखिरकार उसने खा लिया था और फिर अपने रूम में आ गई। वॉशरूम में जल्दी से उसे वॉमिट करना चाह रही थी। दूसरी तरफ बाहर हमें लिंशिया को आते हुए दिखाया गया, जो उसकी सासू माँ के लिए गिफ्ट भी लेकर आ रही थी, जबकि इधर यीदोंग को वॉशरूम में से आवाजें आते हुए सुनकर शक हो गया। नॉक करते हुए पूछने लगा कि तुम ठीक हो ना? वो बोली कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा स्टमक एक हो रहा है। इसने बताया कि बाहर लिन्ना आई हुई है तुमसे मिलने के लिए, और वो बोली कि हाँ हाँ मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। दिल ही दिल में सोचने लगी कि अब सिर्फ लिन्ना ही मेरी हेल्प कर सकती है पुलिस को कॉल करने में। बाहर यीदोंग की मॉम वो सारी ज्वेलरी देख रही होती है और काफी ज्यादा खुश हो रही थी। लिन्ना से पूछने लगी कि ये ब्रेसलेट कितने का है, जिस पर उसने जवाब दिया कि 150 का। इस पर मॉम को गुस्सा आ गया कि क्या 150 का? तुम लोगों को मैं इतनी चीप लगती हूँ कि इतने सस्ते सस्ते चीजें पहनूं? जिस पर वो इसे बिल दिखाते हुए कहने लगी कि 150,000 का। ये सुनकर अब वो खुश हो गई कि अरे इतना महंगा ये छोटा सा ब्रेसलेट, मुझे पता था कि मेरी बहू बहुत अच्छी है और मेरा बहुत ख्याल रखेगी। जिस तरह से अब उसने यू टर्न लिया, लिन्ना को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मुझे तो इसकी नजरों से ही पता चल रहा है कि ये कितनी चालाक और लालची औरत है। पता नहीं लिंशिया इतनी बेवकूफ क्यों बन गई कि इस तरह की औरत के बेटे से शादी की, जिस तरह माँ उस तरह ही बेटा होगा। तब तक यीदोंग लिंशिया को लेकर आ रहा था और जब वो सीढ़ियों से नीचे पहुंची तो वो लिन्ना की आंखों में आंखें डालकर उसे देख रही थी। इवन के लिन्ना भी पूछने लगी कि लिंशिया अब तुम देखने लग गई हो। ये सुनकर वो चौंक गई कि ओह नो, यीदोंग को दोबारा से शक हो जाएगा, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। लिन्ना से कहने लगी कि काश ऐसा ही होता, पर तुम सोच भी नहीं सकती कि जब आपकी आंखों के सामने हर वक्त अंधेरा हो तो कैसा फील होता है, कितना लोनलीनेस सा लगता है। इवन के सांस लेना भी अजाब हो गया है मेरे लिए तो। यीदोंग अभी भी उसे घूर घूर कर देख रहा था, फिर लाकर उसे सोफा पर बिठा दिया। लिन्ना ने उसको सॉरी कहा, पर लिंशिया बोली कि नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैंने तुम्हें मॉम के लिए गिफ्ट लाने को कहा था, तुम लेकर आई हो क्या? वो बोली कि हाँ, सारे गिफ्ट तुम्हारी मदर इन लॉ के सामने पड़े हुए हैं और इन्हें काफी पसंद भी आए। लिंशिया बोली कि मॉम क्या सच में आपको अच्छे लगे? वो बोली कि हाँ अच्छे हैं, वैसे तो मुझे इतनी महंगी महंगी चीजें पहनने का शौक बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अब तुमने दिला दिए हैं तो मैं इसको जरूर पहनूंगी। चलो मैं ये सब कुछ रूम में रख कर आती हूँ। इन सब के सामने ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे इन गिफ्ट से उसे कुछ ज्यादा खास खुशी नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से वो गिफ्ट्स उठाकर रूम में ले जा रही थी तो पता चल रहा था कि वो कितनी खुश है। इधर लिंशिया सोच रही थी कि इस जानवर को यहाँ से कैसे भेजूं ताकि मैं लिन्ना को अपनी हेल्प करने के लिए कह सकूं। कि लिन्ना कहने लगी कि कुछ दिन पहले मैं अंकल लिन के घर गई थी, मगर ना तो वो घर पर थे और ना ही मिस्टर अन ने मेरी कॉल्स उठाई, उन्हें कुछ हुआ है क्या? इधर लिंशिया सोच रही थी कि अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। खैर बात को बदलते हुए कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, कल ही मेरे हस्बैंड उनसे मिलने के लिए गए थे, वो बिल्कुल ठीक थे। इस पर लिन्ना को गुस्सा आ गया कि हर वक्त मेरा हस्बैंड, पता नहीं तुम्हें हो क्या गया है जो हर वक्त तुम्हें सिर्फ यही दिखाई देता है। मिस्टर यीदोंग, तुमने मेरी बेस्टी पर क्या जादू चला दिया कि इसे तुम्हारे अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। यीदोंग लिंशिया के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं तो बस इसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और सच्चे प्यार का इतना असर तो हर किसी पर हो ही जाता है। खैर मैं डैड से मिलने के लिए गया था, वो जरा बिजी रहते हैं, इसलिए उनको अप्रोच करना जरा मुश्किल ही होगा, इसलिए वो तुमसे भी नहीं मिल पाए। लिन्ना ने बताया, पर मुझे पता चला था कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। लिंशिया ने उसे बीच में रोक दिया कि अच्छा बस भी करो। हनी, लिन्ना को कॉफी बहुत पसंद है, तुम प्लीज जाकर इसके लिए मजे से कॉफी बना कर लाओ। वो बोला कि ठीक है, उठकर अभी जाने ही लगा था कि फिर से मुड़कर लिन्ना को देखते हुए कहने लगा कि लिन्ना तुम भी मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें लिंशिया का एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। वो बोली कि लिंशिया का एक सीक्रेट? ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जबकि लिंशिया ने उसे रोक लिया। वो कहती है कि हनी, लिन्ना बहुत दिनों के बाद हमारे घर आई है, मैं इसे बैठकर कुछ बातें करना चाहती हूँ। जबकि लिंशिया उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ बैठकर बहुत सारी बातें करूंगी, लेकिन फिलहाल जिस सीक्रेट के बारे में ये बात कर रहा है मैं उसे सुनने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। ये कहकर वो यीदोंग के साथ जाने लगी। जबकि लिंशिया सोच रही थी कि ऐसा क्या सीक्रेट हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लिन्ना उसे पूछ रही थी कि बताओ कौन सा सीक्रेट। वो बोला कि मंडे के मीटिंग में लिंशिया अपने सारे शेयर्स मेरे नाम करना चाहती है। ये सुनकर लिन्ना हैरान हो गई कि क्या वो पागल है क्या,
सारे शेयर्स कैसे तुम्हें ट्रांसफर करना चाहती है। अगर अंकल लिन को इस बारे में पता चल गया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। लिंशिया इस बारे में सोच क्यों नहीं रही कि ये सारी मेहनत अंकल लिन की है, वो इतनी आसानी से कैसे तुम्हें दे सकती है। चलो वो तो कह रही है और तुम भी उसे फॉलो करने चले। इस पर वो बोला कि मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए ही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरी हेल्प करो और उसे मना कर दो। लिना कहने लगी कि वैसे सच सच बताओ, शेयर्स मिलने की तुम्हें जरा भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि फिर तुम्हारे पास पावर ही पावर होगी। इतना परफेक्ट इंसान तो कोई भी नहीं हो सकता। यीदोंग बोला कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूँ, और वैसे भी शेयर्स जिसके पास भी हो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो लिंशिया से प्यार करता हूँ ना। लीना बोली कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, शेयर्स सिर्फ उसी के पास होने चाहिए जिसके पास होने जरूरी है, और क्या पता वो जब तुम्हें शेयर्स ट्रांसफर कर दे तो तुम उसको छोड़ दो, फिर तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। मैं ये बात उसको अच्छे से समझा दूंगी कि वो ये बेवकूफी कभी भी ना करे। यीदोंग बोला कि मैं जानता हूँ तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा केयर है और तुम ऐसा कर भी लोगी। असल में वो मुझे सारे शेयर्स इसलिए ट्रांसफर करना चाहती है ताकि जब वो मुझे CEO बनाए तो किसी भी शेयर होल्डर को इस बात पे कोई एतराज ना हो। आफ्टर दैट वो दोनों कॉफी लेकर वापस से लिंशिया के पास आ गए। यहाँ लिन्ना उसके पास बैठे हुए कहने लगी कि तुम्हारे दिमाग पर भी तुम्हारा प्यार चढ़ गया है क्या? तुम अपने सारे शेयर्स यीदोंग को ट्रांसफर करने का फैसला कैसे ले सकती हो? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं कि अंकल लिन को ये सुनकर कितना ज्यादा गुस्सा आएगा? लिंशिया ये सुनकर यीदोंग से कहती है कि हनी इतनी भी क्या जल्दी थी लिन्ना को बताने की, मैं बाद में इसे डिस्कस कर लेती। जबकि लिन्ना कहने लगी कि बाद में मुझसे डिस्कस करती, अब तुम मुझसे बातें भी छुपाने लग गई हो। लिंशिया उसे समझाते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, और वैसे भी मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है और मैं जानती हूँ कि तुम मेरा साथ जरूर दोगी। याद है बचपन में हमने एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे जो मर्जी हो जाए हम एक दूसरे का साथ देंगे। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं जब ये दोनों बचपन में पहली बार एक दूसरे से मिली थी, एक दूसरे से फ्रेंडशिप की थी और वादा किया था कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। प्रेजेंट में अब लिन्ना भी इमोशनल हो गई और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है, तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं भी तुम्हें इसमें सपोर्ट करूंगी। लेकिन यहाँ लिंशिया उसके हाथ में उंगली रब कर रही थी और उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही होती है। आंख से भी उसे हेल्प का इशारा किया, जबकि मुंह से उसे कह रही थी कि सच में तुम मेरी हेल्प करोगी कि मैं सारे शेयर्स अपने हस्बैंड को ट्रांसफर कर दूं। लिन्ना भी उसे देखकर शॉक्ड हो गई कि इसका मतलब ये ब्लाइंड नहीं है और मुझे हेल्प करने के लिए इशारा कर रही है। नॉर्मल बिहेव करते हुए कहने लगी कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। यीदोंग, मैं जब से यहाँ आई हूँ तुम मेरे लिए फ्रूट काट कर नहीं लाए, क्या मेरे आने से तुम्हें खुशी नहीं हुई? जाओ मेरे लिए फ्रूट काट कर लाओ। वो बोला कि हाँ क्यों नहीं। खुद जाने के बजाय उसने फेंग को कह दिया और फेंग ने बताया कि आपके कहने पर मैंने सिग्नल्स जैमर लगा दिया है। इधर लिन्ना भी देख रही थी कि आखिर सिग्नल्स क्यों नहीं आ रहे, जिसके बाद वो बहाना कर देती है कि मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, जरा मैं बाहर से कर आती हूँ। लेकिन जैसे ही वो बाहर गई तो इधर यीदोंग को कोई नोटिफिकेशन मिला और वो एक इवल स्माइल करने लगता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड पार्ट की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां लिन्ना कॉल करने के लिए बाहर चली गई थी और काफी परेशान नजर आ रही होती है। तब तक फेंग यहाँ पर फ्रूट ले आया। यीदोंग की नजरें भी लिन्ना पर ही टिकी हुई थी और फिर फेंग की तरफ झुककर उसके कान में कुछ बात करता है। ये इधर लिंशिया ने भी देख लिया था। वो दिल ही दिल में डर गई कि कहीं इसको शक तो नहीं हो गया। जबकि यीदोंग उसके पास आकर उसे कहता है कि हनी, आज का मौसम बहुत खूबसूरत है, चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर ले जाऊं। लिंशिया ने मना कर दिया कि मुझे कौन सा नजर आएगा और वैसे भी मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद यीदोंग कहने लगा कि अच्छा ठीक है, फिर शाम में मैं तुम्हारी बेस्टी के लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगा, वो भी अपने हाथों से। इसके लिए भी लिंशिया उसे मना कर रही थी कि लिन्ना बहुत बिजी होती है, मुझे नहीं लगता कि उसके पास यहाँ डिनर करने का टाइम होगा, हम फिर किसी दिन उसको बुला लेंगे। उधर लिन्ना सोच रही थी कि सिग्नल्स क्यों नहीं आ रहे, शायद मुझे यहाँ से दूर जाकर पुलिस को कॉल करनी होगी। अब वो अंदर वापस आ जाती है और कहने लगी कि मुझे एक जरूरी कॉल आई थी जिसकी वजह से मुझे वापस कंपनी जाना होगा। लिंशिया, मैं फिर तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। यीदोंग, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना, वरना तो जानते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ कितने बुरे तरीके से पेश आऊंगी। उसके जाने के बाद यीदोंग पूछ रहा था कि हनी, तुम दोनों ने फिर मिलने की प्लानिंग कब की थी? मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं चला। जबकि लिंशिया उसके करीब आकर उसे कहती है कि अच्छा तुम जानना चाहते हो, पर ये हमारा सीक्रेट है। यीदोंग अभी भी एक इवल स्माइल के साथ उसे देख रहा था। दूसरी तरफ हमें लिन्ना को दिखाया गया। वो अभी एक ब्रिज पर से गुजर ही रही थी कि तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी वाले को सामने से हटाने के लिए वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरी, पर हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि फेंग था। और इसके अगले ही सीन में हमें उसे बेहोश दिखाया गया, जहाँ फेंग यूफई से कह रहा होता है कि ये नाइफ पकड़ो और इसे मार डालो। वो बोली कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैंने कभी भी किसी को नहीं मारा, मैं नहीं कर सकती। मगर फेंग उसे कह रहा था कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो फिर तुम भी मारी जाओगी। अगर
तुम चाहती हो कि तुम जिंदा रहो तो ये चाकू पकड़ो और जाकर मार डालो उसे। यूफई ऐसा करना तो नहीं चाहती थी पर उसे अपनी जान भी प्यारी थी, इसलिए उसने डरते डरते वो चाकू लिया, लिन्ना के पास आकर उसे मारना शुरू कर देती है। फाइनली वो भी यीदोंग के इस गंदे खेल में शामिल हो चुकी है और अब उसके लिए उसके अगेंस्ट जाना बहुत मुश्किल होगा। इधर लिनशिया सोच रही थी कि लिन्ना को गए हुए 1 घंटा हो गया पर अभी तक पुलिस नहीं आई, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। तब तक यीदोंग रूम में आते हुए कहता है कि हनी, मैंने तुम्हारी आंखों के चेकअप के लिए डॉक्टर चेंग को बुलाया है। लिनशिया उसके सामने तो खुश होने का नाटक करने लगी कि हस्बैंड तुमने बहुत अच्छा किया, मैं भी आंखों का चेकअप एक बार फिर से करवाना चाहती थी। लेकिन दिल ही दिल में उसे बहुत डर लग रहा था क्योंकि डॉक्टर के चेकअप के बाद अब उसकी असलियत यीदोंग के सामने आ जाएगी। यीदोंग भी उसे देखता रहा और पूछने लगा कि हनी तुम इतनी नर्वस क्यों लग रही हो। वो बोली कि नर्वस होना तो बहुत नॉर्मल बात है ना, मैं चाहती हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन पता नहीं चेकअप के बाद डॉक्टर क्या कहेगा इस बारे में। यीदोंग अभी भी उसे शक की निगाह से देखता रहा जबकि डॉक्टर ने चेकअप करना स्टार्ट कर दिया था। इसी दौरान जब लाइट उसकी आंखों पर पड़ी तो वो हल्का सा ब्लिंक कर देती है जिसकी वजह से यीदोंग का शक बढ़ गया था और इसके बाद डॉक्टर का चेकअप भी खत्म हो गया। वो बताने लगा कि इनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई, अभी जो आपने थोड़ी देर पहले इनकी आंखों का ब्लिंक देखा वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, इससे आंखों की रोशनी का वापस आ जाने से कोई लेना देना नहीं। अब लिनशिया भी रिलैक्स फील कर रही थी। डॉक्टर ने मजीद बताया कि अब तो इनकी आंखों की रोशनी वापस आने की कोई उम्मीद भी नहीं बची, कोई मुआवजा ही ऐसा कर सकता है। मिस्टर यीदोंग मैं अब चलता हूँ, मुझे इजाजत दे। जो कहकर वो जाने लगा। यीदोंग भी उसके साथ बाहर चला आता है और इधर लिनशिया सोच रही थी कि मैं सिर्फ यीदोंग को बेवकूफ बना सकती हूँ लेकिन डॉक्टर को नहीं, तो आखिर डॉक्टर ने मेरे लिए झूठ क्यों बोला। जबकि बाहर यीदोंग भी डॉक्टर से पूछ रहा था कि मुझे बार बार ऐसा शक होता रहता है कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई, आपने अच्छे से चेक तो किया ना। डॉक्टर ने बताया कि यकीनन ये आपका वहम होगा, मैंने साइंटिफिक टूल्स का अच्छे से यूज किया, भला वो झूठ क्यों बोलेंगे, और मैं सच कह रहा हूँ कि उनकी रोशनी वापस नहीं आई। आप भी तो यही चाहते थे ना, फिक्रमंद होने की कोई बात नहीं। लिनशिया पीछे से इन लोगों को देख रही होती है और जैसे ही डॉक्टर के जाने के बाद यीदोंग पीछे मुड़ा तो वो हट चुकी थी। यहाँ एक ड्रोन कैमरा भी दिखाया गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में डॉक्टर चेंग को चेंगनू के साथ दिखाया गया। वो इसको इस सारी सिचुएशन के बारे में बता रहा था कि मिस लिनशिया की आंखों के चेकअप के बाद मुझे पता चला कि उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है, लेकिन वो फिर भी ब्लाइंड होने का नाटक कर रही थी। शायद उनको यीदोंग की असलियत पता चल गई। वो मुझे कोई अच्छा इंसान नहीं लगता क्योंकि वो चाहता है कि उसकी वाइफ ब्लाइंड रहे, भला कौन ऐसा चाहता होगा। चेंगनू ने बताया कि आप इस केस के बारे में किसी से भी जिक्र मत करना। जिसके बाद डॉक्टर चेंग वहाँ से चला गया। चेंगनू अपना लैपटॉप ओपन करके देखता है तो हमें पता चला कि वो ड्रोन कैमरा उसने फिक्स किया था। वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि लिनशिया मुसीबत में है और पुलिस को बताए बगैर मैं इसकी हेल्प भी नहीं कर सकता। तभी सेक्रेटरी ने आकर इंस्पेक्टर जू के आने की खबर दी। चेंगनू उठकर उनसे बहुत अच्छे से मिला। इंस्पेक्टर जू बता रहा था कि आपकी वाइफ कहाँ है, मैं उनसे कुछ और इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। ये सुनकर चेंगनू जरा शॉक्ड हुआ। वो बोला कि वो तो उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए मैंने उनको दूसरी सिटी भेज दिया था। इंस्पेक्टर जू बोला कि ओ अच्छा, फिर तुम उसके साथ क्यों नहीं गए। और चेंगनू बताता है कि मैं उनके साथ कैसे जा सकता हूँ, यहाँ रोज रोज इतनी सारी सर्जरीज करनी होती है। मगर वो भी इंस्पेक्टर ठहरा, कहने लगा कि कोई बात नहीं, हम उनसे वीडियो कॉल पर बात कर लेते हैं। अब चेंगनू कैसे मना करता। वो अपनी वाइफ को वीडियो कॉल मिलाने लगा जो कि उसने रिसीव ही नहीं की। अब इसने बहाना लगा दिया कि शायद वो सो रही होगी, मैं फिर किसी टाइम आपकी उससे बात करवा दूंगा। जबकि इंस्पेक्टर कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं यहीं पर रहकर इंतजार कर लेता हूँ। नेक्स्ट सीन में यूफई यीदोंग के पास आकर उसे पूछ रही थी कि क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हो। वो बोला कि मुझे ऐसा शक है कि लिनशिया की आंखें वापस आ गई है और वो मेरे सामने ब्लाइंड होने का नाटक कर रही है। कल हमें उसे शेयर होल्डर्स मीटिंग में भी ले जाना होगा, अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो सब कुछ हमारे हाथों से निकल जाएगा। यूफई कहने लगी कि मेरे पास ये पता लगाने के लिए कि उसकी आंखें वापस आई है कि नहीं एक अच्छा प्लान है, लेकिन अगर तुम थोड़ी सी कुर्बानी दे सको। यीदोंग बोला कि अगर तुम्हारा प्लान मुझे अच्छा लगा तो फिर मैं कोई भी कुर्बानी दे सकता हूँ। जिसके बाद यूफई ने उसके कान में कोई प्लान बताया और ये सुनकर यीदोंग को भी शायद अच्छा ही लगा क्योंकि वो स्माइल दे रहा था। उधर लिनशिया सोच रही थी कि लिन्ना का अभी तक कुछ पता नहीं चला, क्या वो सच में किसी मुसीबत में फंस गई है। ओह गॉड, उसे इन्वॉल्व करना मेरी गलती थी। तब तक रूम में यीदोंग आ पहुंचा था, ये कहते हुए कि हनी चलो मैं तुम्हें बात दिला देता हूँ। लिनशिया मुड़कर सोचने लगी कि इसके साथ ये दोनों क्या कर रहे हैं, शायद ये जानवर मुझे टेस्ट करना चाहता है। इसका शक अभी भी दूर नहीं हुआ, लेकिन
लेकिन ये इस हद तक गिर जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। ये दोंग आगे आकर इसके कपड़े उतारना चाह रहा था, जबकि लिंशिया ने मना कर दिया कि मैं बेटर फील नहीं कर रही, ना ही मेरा बात लेने का मन कर रहा है। मगर वो फिर भी इंसिस्ट कर रहा था कि बात लेने के बाद तुम अच्छा फील करोगी, मैं कह रहा हूँ ना। और लिंशिया सोच रही थी कि अगर मैं इसे इतना मना करती रही तो इसको और ज्यादा शक हो जाएगा। कहने लगी कि अच्छा ठीक है, मैं खुद ही अपने कपड़े उतार देती हूँ। जबकि ये दोंग कहने लगा कि सारे कपड़े उतारो। वो जानता था कि अगर ये नाटक कर रही हुई तो इन दोनों के सामने अपने कपड़े उतारने से जरूर कतराएगी, पर लिंशिया भी उसे शक होने नहीं दे सकती, इसलिए उसके कहने के मुताबिक ये सब कुछ करती रही। आफ्टर दैट ये दोंग ने उसके साथ रोमांस करना शुरू कर दिया था, जबकि वो दोनों भी पीछे बैठकर इन दोनों को देखते रहे। और लिंशिया को दिल ही दिल में इतना गुस्सा आ रहा होता है कि बस कल तक मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना है। एक बार शेयर होल्डर्स की मीटिंग में मुझे जाने दो, मैं तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करूंगी और वो सबक सिखाऊंगी जो तुम याद रखोगे। चेंगनू भी ये वाला सीन ड्रोन कैमरा के थ्रू देख रहा था। गुस्से से उसने लैपटॉप बंद कर दिया कि इस जानवर को तो जला देना चाहिए, ये इंसान कहलाने के काबिल नहीं। फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया गया कि बेइचा अभी तक जिंदा ही थी। जब वो उस तक पहुंचा, वो कह रही थी कि हस्बैंड प्लीज मुझे बचा लो, हमारे बच्चे को बचा लो। चेंगनू उसे तसल्ली दे रहा था कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। लेकिन तब तक बेइचा की सांसें रुक गई थी। चेंगनू कुछ भी नहीं कर पाया। प्रेजेंट में वो बेइचा की पिक्चर को देखते हुए कह रहा था कि जिसने तुम्हें मारा है, मैं वादा करता हूँ कि वो मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। दूसरी तरफ ये दोंग लिंशिया को मीटिंग पर ले जाने के लिए तैयार कर रहा था और उसे कल रात के लिए सॉरी करता है कि मैं जरा बहक गया था। लिंशिया बोली कि अरे छोड़ो भी, आज हमारा बहुत बड़ा डे है, क्या तुम एक्साइटेड नहीं? वो बोला कि क्या बड़ा डे, तुम्हारे साथ होकर मेरा हर दिन ही बड़ा डे होता है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आज मैं जरा सा नर्वस हूँ। लिंशिया दिल ही दिल में सोच रही थी कि नर्वस होना तो बनता ही है, क्योंकि आज मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने एक्सपोज कर दूंगी। खैर उसके फेस पर हाथ रखते हुए उसे कहती है कि हस्बैंड इसमें नर्वस होने वाली क्या बात, यकीनन सब कुछ ठीक ही रहेगा। दूसरी तरफ यूफई और फेंग बाहर खड़े इनके आने का इंतजार कर रहे थे। यूफई कहने लगी कि आज के दिन ये लड़की अपनी सारी वैल्यू खो देगी। फेंग बोला कि किसने कहा, वो जीआईयू ग्रुप की सीईओ रह चुकी है, उसे तो नाइट क्लब में कोई भी पसंद कर लेगा, पर तुम अपनी बात करो। ये कहते हुए उसे टच कर रहा था और यूफई ने उसे खुद से दूर रहने के लिए कहा कि मैं ये दोंग की हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो बोला कि ये दोंग के पास तो बहुत सारी लड़कियां हैं, वो तो बस तुम्हें थोड़े टाइम के लिए यूज कर रहा है और जब उसका मकसद पूरा हो जाए तो तुम्हें बाहर निकाल फेंकेगा। मैं अभी भी तुम्हें चॉइस दे रहा हूँ कि उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं उससे डिफरेंट हूँ, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। मगर यूफई कह रही थी कि मेरे स्टैंडर्ड इतने भी नीचे नहीं गिरे कि मैं तुम्हें चूज कर लूँ। वहाँ ये दोंग लिंशिया को लाते हुए अपने मॉम से कहता है कि मॉम हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं। मॉम बोली कि रुको जरा, मैं गॉड से पूछकर तुम्हें बता देती हूँ। उन्होंने अपना कोई प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया था, जो कंप्लीट होने के बाद कहती है कि नहीं आज तुम नहीं जा सकते, आज तुम्हारा दिन बहुत बुरा होने वाला है। लिंशिया बोली कि मॉम आप ये कैसी बातें कर रही हैं, शेयर होल्डर्स की मीटिंग रखवाना कोई इतनी आसान बात नहीं है, हमें दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। शायद ये दोंग लिंशिया के मुंह से ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जबकि लिंशिया सोच रही थी कि अब ये क्या करने वाला है, मेरी बात मानेगा या फिर अपनी मॉम की। ये दोंग बोला कि मॉम लिंशिया बिल्कुल ठीक कह रही है, बहुत मुश्किल से इसने ये मीटिंग अरेंज करवाई, हमें दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा, चलो अब हमें जाने दो। और लिंशिया को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, ये सब कुछ इस चुड़ैल लिंशिया की वजह से हुआ, पर तुम देखना मैं तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा दूंगी। इधर ये दोंग ने लिंशिया को अपनी गाड़ी में बिठा दिया था और वो इवल स्माइल के साथ यूफई को देख रहा था, शायद अभी भी उसे लिंशिया पर पूरा भरोसा नहीं। नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर लिू ने जू से पूछा कि मैंने तुम्हें बेइचा से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था, बताओ करके आए हो क्या? वो बोला कि चेंगनू कह रहा था कि उसने अपनी वाइफ को किसी दूसरे हॉस्पिटल अच्छे ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया है। मैंने उसे कहा कि वीडियो कॉल पर बात कर लेता हूँ, लेकिन उसकी वाइफ ने वीडियो कॉल उठाई ही नहीं और ना ही मेरी उनसे बात हो पाई। यानी कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये केस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। मिस्टर लिू कहने लगे कि यकीनन चेंगनू ने तुम्हें बेवकूफ बनाया, चलो हम दोबारा से उसके पास चलते हैं। दूसरी तरफ यीदोंग की नजरें लिंशिया पर ही टिकी हुई थी। उसे पूछने लगा कि वाइफी तुम इतना नर्वस क्यों लग रही हो, जबकि नर्वस तो मुझे होना चाहिए क्योंकि मैं सीईओ बनने वाला हूँ। लिंशिया बोली कि ऐसा कुछ भी नहीं, तुम हर वक्त मेरा मजाक बनाना बंद करो। जबकि यीदोंग कहने लगा कि हाँ मुझे याद आया, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया हुआ है। एक बॉक्स निकालकर उसे देते हुए कहता है कि ये लो, इसे खुद ही ओपन करो। लिंशिया अब उसे ओपन करने लगी थी और जब उसने देखा तो वो लिन्ना की ड्रेस थी। उस पर खून लगा हुआ देखकर ये बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन इसके सामने ऐसा कुछ शो नहीं करना चाहती क्योंकि उसे पता था कि ये अभी भी मुझे टेस्ट कर रहा है। इसलिए नॉर्मल बिहेव करते हुए कहने लगी कि हस्बैंड ये कपड़े है क्या, इसका टेक्सचर जरा अजीब सा
क्यों लग रहा है? वो बोला कि हाँ ये कपड़े हैं, शायद इस पर प्रिंट होने की वजह से तुम्हें टेक्सचर जरा अजीब लगा। तभी यीदोंग को कोई मैसेज आया जिसके बाद वो इवल स्माइल देता है। लिंशिया ने भी उसे नोटिस कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दोनों पुलिसमैन चेंगनू के क्लिनिक पहुंच आए थे। सेक्रेटरी ने उनको रोका कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, रुको तो सही। पर वो दोनों जबरदस्ती चेंगनू के ऑफिस पहुंच आए थे। वो खड़ा होकर इनसे ग्रीटिंग्स करता है और फिर पानी के बारे में पूछने लगा, पर वो बोला कि पानी की कोई जरूरत नहीं, सच सच बताओ कि तुम्हारी वाइफ की डेड बॉडी कहाँ पर है। इस पर चेंगनू गुस्सा हो गया कि अपनी जुबान संभाल कर बात करे, मैंने कहा भी है कि मेरी वाइफ जिंदा और बिल्कुल ठीक ठाक है। इंस्पेक्टर लियू बोला कि मेरे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तुम्हें लगता होगा कि तुम मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना दोगे। बताओ यीदोंग ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं उसको बचाने के लिए? खैर अगर तुम्हारी वाइफ सच में किसी हॉस्पिटल में है तो फिर बताओ किस हॉस्पिटल में, उसका वार्ड नंबर बताओ और उसका डॉक्टर कौन है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो फिर मैं तुम्हें भी इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जा सकता हूँ। इस पर चेंगनू कहने लगा कि आप साफ साफ मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। खैर फिर भी मैं आपके कहने के मुताबिक आपको बता देता हूँ। उसको हॉस्पिटल, वार्ड नंबर और डॉक्टर का नाम बताया कि आप जाओ, आप खुद ही चेक कर लो। इंस्पेक्टर लियू ने इंस्पेक्टर जू को बाहर जाकर उस हॉस्पिटल में कॉल मिलाने के लिए कहा और उसके बाद यहाँ पर बईचा की पिक्चर्स को देखते हुए कह रहा था कि आपने अपनी वाइफ की बहुत सारी पिक्चर्स लगा रखी हैं। चेंगनू बोला कि हाँ, क्योंकि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ इसलिए हर वक्त उसे अपने सामने देखना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर लियू कहने लगा कि ये सारी नई पिक्चर्स लग रही है, उसकी पुरानी पिक्चर्स नहीं है आपके पास क्या तुम जानते हो कि वो पहले कहाँ जॉब करती थी? चेंगनू ने बताया कि हाँ मैं जानता हूँ, वो नाइट क्लब में डीजे की जॉब करती थी। और इंस्पेक्टर लियू कहने लगा कि उसी नाइट क्लब में यीदोंग भी सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता था। इस पर चेंगनू ने बताया कि हाँ मैं जानता हूँ, मेरी वाइफ ने मुझे उसके बारे में बता दिया था और वो पास्ट की बातें हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। इंस्पेक्टर लियू ने बताया कि तुम्हारी वाइफ के मरने से एक दिन पहले कैमरास के थ्रू उसे यीदोंग के साथ गाड़ी में बैठे हुए देखा जा सकता है, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? चेंगनू को फिर से गुस्सा आ गया कि मैंने कहा ना मेरी वाइफ जिंदा है, आपको मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं आ रहा? मेरी वाइफ का एक्सीडेंट जरूर हुआ था लेकिन इसमें और कोई भी इन्वॉल्व नहीं। तब तक इंस्पेक्टर जू ने वापस आकर बताया कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब इंस्पेक्टर लियू भी क्या करता, वो भी वहाँ से जाने लगा। उनके जाने के बाद बेचारा चेंगनू बहुत ही बेबस फील कर रहा था, जैसे वो पुलिस को बताना तो चाहता हो लेकिन फिलहाल वो बता भी नहीं सकता। जबकि इंस्पेक्टर लियू जू से कहने लगा कि हम किसी की भी कही हुई बात पर भरोसा नहीं कर सकते, तुम उस हॉस्पिटल में खुद जाकर चेक करो कि बईचा वहाँ पर है या नहीं। इधर ये लोग भी आ चुके थे। फेंग ने बताया कि बॉस हम पहुँच जाए, जिसके बाद यीदोंग कहने लगा कि वाइफी चलो मैं उतरने में तुम्हारी हेल्प कर दूं। लिंशिया भी बहुत खुशी से नीचे उतरने लगी थी, पर यीदोंग ने ऐसा होने ने नहीं दिया। वो इससे पहले ही उसे बेहोश करके वापस अपनी सीट पर बिठा देता है। यूफई तो काफी ज्यादा डर गई कि ये आप क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। जबकि वो फेंग से कहने लगा कि अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, इसे वापस से घर ले जाओ। इधर शेयर होल्डर्स आपस में बैठे हुए डिस्कस कर रहे थे कि ये यूजलेस सा बंदा अब हमारी कंपनी का सीईओ बनेगा। पता नहीं मिस्टर लिन इस पर इतना भरोसा ही क्यों कर रहा है। ठीक है उसे अपने घर का दामाद बना दिया, पर उसे बिजनेस में इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी, मुझे तो उनकी समझ नहीं आती। तब तक यीदोंग यहाँ पर पहुँच आया। बाकी सब बैठे हुए सोच रहे थे कि ये अकेला क्यों है, जबकि यीदोंग कहने लगा कि आज की मीटिंग को सिर्फ मैं ही लीड करने वाला हूँ और मेरे सीईओ होने से आई होप कि किसी को कोई मसला नहीं होगा। अब सभी शेयर होल्डर्स बोल पड़े कि अभी तक तुम सिर्फ एक्टिंग सीईओ हो, इतने बड़े फैसले तुम खुद से नहीं ले सकते और ना ही हम तुम्हारे साथ एग्री करते हैं। और पता नहीं क्या बुरा भला उसे कही जा रहे थे। यीदोंग बोला कि मैं जानता था तुम सब लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन अगर तुम लोग इस कंपनी में नहीं रहना चाहते तो अपने अपने शेयर्स लेकर यहाँ से जा सकते हो। इस बात पर उन सबको और भी ज्यादा गुस्सा आ गया कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ से हमें जाने के लिए कहो, तुम्हारे पास है ही क्या। जिस पर उसने यूफई को इशारा किया। यूफई ने बताया कि मिस लिंशिया ने अपने सारे शेयर्स इनको ट्रांसफर कर दिए हैं, जिससे अब इनके पास सारी पावर है सीईओ बनने का और किसी को भी यहाँ से निकालने और रखने का। ये सुनकर वो सभी शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th पार्ट की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां शेयर होल्डर्स को उसकी बात का यकीन ही नहीं आ रहा था, जिस पर उसने वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए और अब वो भी देखकर कहने लगे कि ये तो सच है। यीदोंग सामने बैठकर बताने लगा कि रूल्स के अकॉर्डिंग जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स होंगे वही कंपनी को लीड करेगा और उसका सीईओ बनेगा, तो मेरे ख्याल से अब किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और हाँ, आज के बाद से मिस यूफई इस कंपनी
की डायरेक्टर होगी। इस पर मिस्टर कुंताई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि इसके पास क्या ही क्वालिफिकेशन है, क्योंकि इस वक्त डायरेक्टर की पोस्ट पर वो थे। यीदोंग कहने लगा कि अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो आ जाएगी। यूफई भी यही कह रही थी कि मैं कंपनी के साथ लॉयल हूँ तो क्वालिफिकेशन भी आ ही जाएगी मेरे पास। इधर यीदोंग कहने लगा कि खैर छोड़ो, मैं तुम लोगों के साथ निगोसिएशन करने के लिए नहीं बल्कि अपना फैसला सुनाने के लिए आया था। जो कहने के बाद वो यूफई के साथ वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ लिनशिया को दिखाया गया। उसे जब जाग आई तो वो अपने रूम में पड़ी हुई थी। वो खुद भी हैरान हुई कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, क्या ये सब कुछ यीदोंग ने किया। मतलब कि उसे पता चल गया कि मैं ब्लाइंड नहीं बल्कि ब्लाइंड होने की एक्टिंग कर रही थी, पर उसने शेयर्स ट्रांसफर का क्या किया होगा। साथ ही उसे याद आया कि एक बार यीदोंग ने मुझसे कुछ पेपर्स पर साइन करवाए थे जब मैं नहीं देख सकती थी, यानी कि उसने तभी मेरे शेयर्स ट्रांसफर कर लिए थे। अब यकीनन उसने अपना गोल अचीव कर लिया होगा और मेरी तरफ ही आता होगा। नहीं, मुझे कुछ भी करके जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। विंडो से बाहर देखा तो काफी सारे गार्ड्स नजर आ रहे थे, यानी कि यहाँ से निकलना भी मुश्किल होगा। खैर उसने अपने पाँव से वो बैंड हटाया। जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर जाती है कि तभी उसे यीदोंग की मॉम ने देख लिया। वो इसे कह रही थी कि चुड़ैल, तुम हमें बेवकूफ बना रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा बेटा तुम्हें टाइम से वापस ले आया, पर अब तुम मेरे हाथों मरोगी। इससे पहले कि वो लिनशिया को हाथ लगा पाती, लिनशिया भी अब उसके साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आने लगी। 2-3 बार उसका सर दीवार के साथ मारा, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई और लिनशिया वहाँ से भाग निकली। लेकिन तब तक कुछ गार्ड्स को पता चल गया जो कि उसके पीछे भागने लगे। वो जैसे तैसे करके खुद को बचाते हुए गाड़ी में बैठ गई थी और लकीली वो उस विला से बाहर निकल गई। गार्ड्स भी उसके पीछे जाने लगे, जबकि दूसरी तरफ हमें यीदोंग को अपने ऑफिस में दिखाया गया। यूफई भी उसके पास आती है। इनके बीच में रोमांस स्टार्ट हो गया था। तभी फेंग की कॉल आ रही थी, लेकिन उसने रिसीव नहीं की। लेकिन जब वो बार बार कॉल्स पर कॉल्स कर रहा था तो यीदोंग को भी रिसीव करनी पड़ी और तभी उसे पता चला कि लिनशिया भाग निकली। यीदोंग को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि तुम लोगों से इतना सा काम ना हो पाया, अब जैसे तैसे करके उसे पुलिस स्टेशन के अंदर इंटर करवाओ। इधर यूफई भी पूछ रही थी कि वो कैसे भाग गई, जिस पर यीदोंग कहने लगा कि तुम फिक्र नहीं करो, पुलिस इस वक्त उसे ढूंढ रही होगी, क्योंकि मैंने ये खबर फैला दी कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड लिन्ना का कत्ल किया है। वो इसे मिलने के लिए आई थी, जबकि इसने उसे मार दिया। इवन के लिन्ना के कपड़ों पे भी इसके फिंगरप्रिंट्स हैं। अब तुम जाओ और इस बात को 100% पक्का बना दो कि हाँ, उसे ने ही लिन्ना को मारा है। यूफई भी खुशी खुशी वहाँ से चली गई, जबकि फेंग ने बताया कि वो पुलिस स्टेशन के अंदर ही नहीं गई बल्कि वहाँ से कहीं और चली गई है। यीदोंग को ये सुनकर और ज्यादा गुस्सा आ गया कि तुम जैसे इडियट से कभी कुछ भी नहीं हो सकता, उसका पीछा करो। 1 मिनट, मेरे ख्याल से वो ऐसे हाथ नहीं आएगी। दूसरी तरफ लिनशिया को दिखाया गया जो ड्राइव करते हुए जा ही रही थी कि तभी उसे एक लेडी दिखी जो कि प्रेग्नेंट थी, जो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। ना चाहते हुए भी लिनशिया को उनके लिए रुकना पड़ा और उनके पास आते हुए कहती है कि आप फिक्र नहीं करो, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाती हूँ। पर इसी दौरान उस लेडी ने उसे मार दिया। नेक्स्ट सीन में यीदोंग मीटिंग में बता रहा था कि लिनशिया के नाम पर जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसको फौरन के फौरन रोक दिया जाए। ये सुनकर शेयर होल्डर्स को बहुत बुरा लगा कि तुम अपनी वाइफ के अगेंस्ट कैसे चल सकते हो जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। जबकि यीदोंग यूफई को इशारा करके टीवी ऑन करने के लिए कहता है। न्यूज में लिनशिया की बात चल रही थी कि उसने लिन्ना का कत्ल किया है। ये सुनकर तो किसी को पहले यकीन ही नहीं आ रहा था और बाद में वो लोग यीदोंग को अप्रिशिएट करने लगे कि तुमने बहुत अच्छा फैसला और टाइम से किया। मगर मिस्टर कुंताई अभी भी हैरान बैठा हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि बाकी के शेयर होल्डर्स इसके लिए क्लैपिंग करने लगे। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर लियू लिनशिया के केस के बारे में डिस्कस कर रहा था और फीमेल इंस्पेक्टर जाओ जाओ तो काफी ज्यादा हैरान थी कि अचानक से लिनशिया की आंखों की रोशनी वापस आ गई। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को मार दिया और वहाँ से भाग निकली। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो फिर वो ब्लाइंड होने का नाटक कर रही थी। इंस्पेक्टर लियू ने बताया कि क्या पता वो अपनी जान बचाने के लिए नाटक कर रही हो। खैर, हमें उसके डॉक्टर को विजिट करना होगा। तब तक इंस्पेक्टर जू भी वापस आ गया था, जिसने बताया कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, उस हॉस्पिटल में तो बच्चा है ही नहीं, चेंगनू ने हमसे झूठ बोला। आफ्टर दैट वो सबसे पहले चेंगनू के पास पहुंच आए थे, पर यहाँ सेक्रेटरी ने बताया कि आज तो वो क्लिनिक पर आए ही नहीं, जबकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ और ना ही वो मेरी कॉल्स उठा रहे हैं। इंस्पेक्टर लियू ने उसे अपना नंबर पकड़ा दिया कि उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो सबसे पहले मुझे बताना। जाते जाते उसे एक रूम दिखा और वो सेक्रेटरी से कहने लगा कि क्या मैं अंदर जाकर देख सकता हूँ। सेक्रेटरी ने मना किया कि डॉक्टर चेंगनू किसी को भी यहाँ अंदर जाने नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर कुछ मेडिसिन फ्रीज करके रखी गई हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो उसे जाना ही पड़ा। यहाँ ढूंढते ढूंढते उसे एक फ्रीजर
पिक्चर मिला जिसने उसका शक और ज्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि इसमें उसे एक लड़की का बाल नजर आया और इंस्पेक्टर जू को भी बता दिया कि देखा उसने लाश को यहाँ पर संभाल कर रखा हुआ था। सबसे पहले तो इस बाल को उठाओ, वो जो बईचा का खून मिला था ना उसके साथ इसका डीएनए टेस्ट करवाओ। नेक्स्ट सीन में लिंशिया को दिखाया गया जिसे पकड़ कर रखा गया था और फेंग उसे बुरी तरह से बुली कर रहा था। उसे कहता है कि इस वक्त तुम मेरे सामने एक बेबस जानवर की तरह हो, अगर तुम मेरी मिन्नतें करो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ भी दूं। पर लिंशिया उस जैसे इंसान की मिन्नतें क्यों करती, जिस पर फेंग ने इसे मारना शुरू कर दिया। फिर उसे वो न्यूज दिखाई कि पुलिस तुम्हें हर तरफ ढूंढ रही है, यहाँ से बचकर भी तुम कहीं नहीं जा सकती। लिंशिया बोली कि अगर तुम सच में मर्द हो तो फिर अभी के अभी मुझे मार डालो। फेंग भी अब उसे मारने लगा था कि बाद में अफसोस मत करना, कि तब तक वहाँ पर यीदोंग आ गया जो लिंशिया से कह रहा था कि मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, जबकि वो इसे देखते हुए इसके मुंह पर थूक देती है। यीदोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि मेरी बीवी होकर तुम मुझे चीट कर रही थी, ये दौलत शोहरत पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारे बाप को मारा, तुम्हारी दोस्त को मार दिया और तुम मुझे एक्सपोज करना चाहती थी। लिंशिया बोली कि अगर मुझे तुम जैसे जानवर का पता होता तो मैं कभी भी तुमसे शादी ना करती। इस वक्त मैं तुम्हारे हाथों में हूँ, चाहो तो मुझे मार डालो, क्योंकि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो फिर तुम्हारी जिंदगी का अंत होगा। ये बात कहते हुए वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी और यीदोंग कहने लगा कि पता है क्या, मुझे तुम्हारी आंखों से सख्त नफरत है। जो कहने के बाद वो आग से जली हुई लकड़ी लेकर लिंशिया के करीब आता है उसकी आंखों को जलाने के लिए, जबकि लिंशिया को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। नेक्स्ट सीन में यीदोंग एक इमोशनल सा क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा था कि मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि लिंशिया अपनी दोस्त का मर्डर कैसे कर सकती है, जो कभी चिड़िया तक को नहीं मार सकती थी, या फिर वो सारी जिंदगी मेरे सामने मासूम होने का नाटक करती रही। लिंशिया, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं जानता हूँ कि इस वक्त पुलिस उसे हर तरफ ढूंढ रही है, सबसे पहले तो मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ, उसे फेस टू फेस मिलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया था। अब वो यूफई को इसे अच्छे से एडिट करने के लिए कहता है। इसके बाद इंस्पेक्टर लियो और इंस्पेक्टर जाओ जाओ भी इस क्लिप को देख रहे थे। जाओ जाओ को तो ये लड़का शरीफ सा लग रहा था, पर इंस्पेक्टर लियो तो उसको बहुत अच्छे से जानता है। तब तक इंस्पेक्टर जू ने आकर बताया कि चेंगनू का अभी तक कुछ अता पता नहीं चला। जाओ जाओ पूछने लगी कि आखिर इन चारों का आपस में क्या कनेक्शन है, जिस पर इंस्पेक्टर लियो ने एक पिक्चर दिखाई कि अब तुम्हें पता चला, यानी कि वो चारों एक दूसरे को जानते थे। जिसके बाद वो यीदोंग की पिक्चर दिखाते हुए कहता है कि जो कुछ भी हुआ इसमें सबसे ज्यादा फायदा इसका हुआ। खैर नेक्स्ट सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया गया, जहां जाओ जाओ ने इंस्पेक्टर लियो को आकर बताया कि चेंगनू अपने घर वापस आ गया। वो उठते हुए कहने लगा कि हमें जल्दी से उसे अरेस्ट करने के लिए जाना होगा। वो लोग जब चेंगनू के घर पहुंचे तो दरवाजा बईचा ने खोला, जो देखकर तो वो लोग हैरान हो गए कि बईचा तुम। वो लोग अंदर आते हैं। चेंगनू आकर उनके सामने अपनी वाइफ को प्यार करता है कि कितनी सेंसिबल है मेरी वाइफ। इंस्पेक्टर लियो, आप लोग फिर यहाँ आ गए। वो बोला कि मैं जानना चाहता हूँ कि हमने उस हॉस्पिटल में जाकर पता करवाया था, लेकिन उस वक्त तो बईचा वहाँ पर नहीं थी। जिस पर चेंगनू कहने लगा कि मुझे पता था आप लोग वहाँ इसे डिस्टर्ब करने के लिए जरूर जाओगे, इसलिए ही मैंने इसका हॉस्पिटल चेंज कर दिया था। जिसके बाद इंस्पेक्टर लियो बातें करते करते बईचा से पूछने लगा कि क्या तुम अपने हस्बैंड के क्लिनिक जाती हो? वो फ्रीजर तो देखा ही होगा। असल में वो बईचा को अपनी बातों में लाना चाह रहा था, जबकि वो बोली कि हाँ वो रेक्टेंगुलर वाला फ्रीजर, और चेंगनू कहने लगा कि हाँ वही जिसने हमने लास्ट टाइम साथ में साफ किया था। आफ्टर दैट वो बईचा की पिक्चर को हाथ में लेकर उसके साथ मैच करना चाह रहा था, जिस पर तो बईचा भी काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही थी। लेकिन खैर वो कहने लगा कि ठीक है मिस्टर चेंगनू, अब हम चलते हैं। जाओ जाओ कुछ कहने ही वाली होती है, पर लियो से अपने साथ ले जाने लगा कि हमारे पास टाइम नहीं, मुझे कुछ टाइम अपनी बेटी के साथ भी स्पेंड करना है। बाहर आकर जाओ जाओ इंस्पेक्टर लियो से कह रही थी कि चलो इनका केस तो सॉल्व हुआ, लेकिन आपने इनसे यीदोंग और लिंशिया के बारे में क्यों नहीं पूछा? वो बोला कि जब आपका टारगेट रिलैक्स फील कर रहा हो तो वो कोई न कोई वीकनेस दिखा ही देते हैं, और अगर इस तरह मैं उनका पूछ लेता तो उनको अलार्म मिल जाता। जाओ जाओ को समझ नहीं आती कि बईचा आपके सामने खड़ी थी और आप अभी भी शक कर रहे हो। पता नहीं क्यों मुझे भी ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगने लगा है। इंस्पेक्टर लियो बोला कि पता नहीं क्यों मुझे भी जरा अजीब अजीब सा फील हो रहा है, पर मैं एक बात बता दूं, जब तुम अपनी आंखों का भी यकीन ना कर सको तो अपने दिल की बात मान लिया करना। नेक्स्ट सीन में यीदोंग की मॉम ऑफिस पहुंच आई थी, जिसे देखकर वो कहने लगा कि मॉम आपने ये वाला आउटफिट क्यों पहना हुआ है, ये यहाँ पर बहुत अजीब लग रहा है। जबकि वो कहने लगी कि अच्छा मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ मिल गया, अब तुम्हें मुझ पर शर्म आ रही है कि मैंने कैसा आउटफिट पहना हुआ है। यीदोंग बोला कि मॉम प्लीज, ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से कमाया। इस बात पर मॉम को और ज्यादा गुस्सा आ गया कि तुम मेरे सामने अब जुबान चलाने लगे हो। अभी के अभी घुटने टेको। उसे जबरदस्ती घुटने टेकवाकर मारना शुरू करने ही वाली थी कि तब तक वहाँ पर फेंग आ पहुँचा, जिसने बताया कि बॉस बईचा जिंदा है। और ये सुनकर तो वो फौरन से उठते हुए उसे पूछने लगा कि क्या जिंदा है, कहाँ पर है इस वक्त। नेक्स्ट सीन में बईचा चेंगनू के साथ ग्रोसरी करके वापस आ रही थी और उसे कहने लगी कि हनी तुम यहीं
पर रुको, मैं जल्दी से गाड़ी लेकर आती हूँ। जैसे ही वो गाड़ी लेने के लिए पार्किंग की तरफ जाती है तो यहाँ यीदोंग खड़ा था और अचानक से उसे बैक साइड से हक कर दिया। उससे पूछने लगा कि तुमने जानबूझकर खुद को मुझसे छुपाए रखा ना, तुम मुझे अवॉइड क्यों करना चाहती हो? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे बारे में कितना परेशान हो गया था, कितना मिस कर रहा था तुम्हें। बेइचा जल्दी से उसे साइड पर ले आई ताकि चेंगनू उन दोनों को ना देख ले और उसे पूछने लगी कि अच्छा तुम मेरे बारे में परेशान हो रहे थे, अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने मुझे वहाँ से धक्का क्यों दिया, तुमने मेरे बच्चे तक को मार दिया। यीदोंग बोला कि तुम जानती हो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था, अगर तुम वो एबॉर्शन मेडिसिन पी लेती तो तुम ऊपर से भी ना गिरती। साथ ही हमें फ्लैशबैक से पास्ट का सीन दिखाया गया जहाँ यीदोंग बेइचा को वहाँ पर लाते हुए कह रहा था कि याद है तुम्हें यहाँ पर हमारी कितनी सारी मेमोरीज है। बेइचा उसे समझाने लगी कि देखो ये पागलपना बंद कर दो, तुम भी शादीशुदा हो और मैं भी, हमारे बीच में अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। पर यीदोंग बोला कि मैंने लिनशिया को ब्लाइंड कर दिया है, हम जल्दी ही दोबारा एक हो जाएंगे। ये सुनकर बेइचा कहने लगी कि क्या तुम अपनी वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इतना गिर जाओगे, मैंने सोचा भी नहीं था, उस लड़की ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और प्लीज मेरे पीछे आना बंद कर दो, मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। ये बात यीदोंग से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कहता है कि अगर चेंगनू भी हमारे बीच से निकल जाए, वो ना रहे, तो फिर तो तुम मुझसे ही प्यार करोगी ना। ये सुनकर बेइचा और भी ज्यादा शॉक्ड हो गई कि ये चेंगनू को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है क्या, जबकि यीदोंग ने अपने पास से वो एबॉर्शन मेडिसिन निकाल ली थी और इसे पीने के लिए कहता है, जबकि बेइचा उस मेडिसिन को नहीं पीना चाहती थी, इसलिए उसने वहाँ से जंप कर दिया था। प्रेजेंट में यीदोंग उसे कह रहा होता है कि तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे जाने के बाद मुझ पर क्या बीती, मैं तुम्हें वहाँ पर पागलों की तरह ढूंढता रहा पर मुझे तुम्हारी बॉडी भी नहीं मिली, ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे सारी दुनिया ही छिन गई हो, और जैसे ही मुझे तुम्हारे जिंदा होने का पता चला मैं फिर से लाइवली फील करने लगा हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें खुद को छोड़ने नहीं दूंगा। बेइचा बोली कि ये एक्टिंग करना बंद कर दो, तुमने मेरे बच्चे को मारा है, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं बन सकती, अब हटो मेरे आगे से वरना तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। जिस पर यीदोंग उसे पकड़कर दीवार के साथ लगाते हुए कहने लगा कि करो पुलिस को कॉल, हम दोनों की जिंदगियां साथ खराब होंगी। साथ ही उसे फोर्सफुली किस करने लगा था, जबकि इधर चेंगनू भी आवाज देते हुए कहने लगा कि हनी कहाँ रह गई हो, अभी तक आई क्यों नहीं। वो बोली कि बस 2 मिनट सब्र करो मैं आती हूँ। चेंगनू बोला कि मैं उधर आ जाऊँ क्या, पर ये बोली कि नहीं नहीं तुम वहीं पर रुको, मैं आ रही हूँ। यीदोंग को खुद से दूर करते हुए कहती है कि इस सब का कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हारी तरफ अब 0% भी अट्रैक्ट नहीं होती। ये कहकर वो वहाँ से चली गई और यीदोंग के लिए तो ये बर्दाश्त के काबिल भी नहीं था कि वो लड़की जो एक टाइम पर मुझसे प्यार करती थी अब उसके दिल में मेरे लिए कोई भी जगह नहीं। उधर बेइचा जब अपने हस्बैंड के पास पहुंची तो अचानक से उसकी नजर इसके गर्दन के निशान पर पड़ गई और पूछने लगा कि ये क्या हुआ है तुम्हें। वो बोली कि कुछ नहीं, शायद एलर्जी हो गई होगी, लेकिन चेंगनू समझ गया था और चिल्लाते हुए पूछने लगा कि बताओ ये किसने किया, कौन था वहाँ पर। साथ ही उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि यीदोंग ने किया ना, मुझे तुम दोनों के बारे में अच्छे से पता चल चुका है, चलो गाड़ी में बैठो, तुमसे तो मैं घर में जाकर पूछूंगा। जबकि इधर यीदोंग भी ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे तो जानकर खुशी हुई। नेक्स्ट सीन में जाओ जाओ इंस्पेक्टर लियू को बता रही थी कि हमें लिनशिया की बॉडी मिली है। वो सुनकर हैरान हो गया कि क्या इस बारे में किसी को भी मत बताना, स्पेशली यीदोंग को। इधर चेंगनू बेइचा का ख्याल रख रहा था और उसे सॉरी भी करता है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया, जबकि वो बोली कि कोई बात नहीं, पर मुझसे वादा करो कि तुम यीदोंग पर कभी भी तरस नहीं खाओगे, क्योंकि वो तरस के काबिल ही नहीं, मैं उसे तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। चेंगनू ने भी इस पर उसे प्रॉमिस कर लिया था। नेक्स्ट सीन में यूफई यीदोंग के ऑफिस में आकर उसके फेंके हुए डॉक्यूमेंट्स उठा रही थी और पूछने लगी कि अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, जबकि वो बोला कि क्या तुम मुझे एक फेवर दोगी एक आदमी को सेड्यूस करने में। यूफई कहने लगी कि ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हूँ, पर तुम्हारे दिल में थोड़ी सी जगह लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस पर यीदोंग ने उसे चेंगनू की प्रोफाइल दिखा दी कि मैं चाहता हूँ तुम इसे सेड्यूस करो और इसका असल रूप बेइचा को दिखाओ। यूफई बोली कि मैं जिसे सेड्यूस करना चाहूँ वो मुझसे बचकर कभी भी नहीं जा सकता, तुम्हारे कहने पर मैं ये भी करूंगी। इधर बेइचा अपने लैपटॉप पर कुछ देख रही थी, तभी डोरबेल बजी और जब उसने जाकर देखा तो वो कोई आंटी थी जो इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और पूछने लगी कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। दूसरी तरफ से चेंगनू आते हुए कहने लगा कि अरे मॉम आप यहाँ अचानक से। इसके बाद मॉम उसे बहुत ज्यादा डांट रही थी कि इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे इस बारे में बताया तक नहीं। वो तो तुम्हारे अंकल से मुझे इसके मिसकैरेज का पता चला, वरना तुम तो मुझे कुछ बताते ही नहीं हो। बेइचा बेटा मैं तुम्हारी माँ
माँ की तरह हूँ, मुझसे शेयर किया करो, तुम्हें जो भी मसला हो, कभी डर लगे, कभी खौफ आए तो मुझे बता दिया करो। साथ ही उन्हें अपना बैंक कार्ड पकड़ाते हुए कहती है कि इसमें मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। बेइचा लेने से इनकार कर रही थी, पर वो बोली कि क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। ये सुनकर बेइचा को काफी अच्छा लग रहा था। कार्ड लेने के साथ साथ वो उन्हें हक कर देती है। नेक्स्ट सीन में जियाओ इंस्पेक्टर लियू को लिंशिया की डेथ रिपोर्ट दिखा रही थी कि उसके आंखों के गिर्द जख्म है और उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया। दरिया में फेंकने से पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। मुझे तो सारा का सारा शक यीदोंग पर है, हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आप सुन क्यों नहीं रहे? इंस्पेक्टर लियू कुछ सोच रहा था और उसे कहने लगा कि हम उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मुझे भी उस पर शक है, पर हम खुलेआम उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता। नेक्स्ट सीन में चेंगनो अभी अपनी गाड़ी में बैठने जा ही रहा था, तभी यूफई उसके पास भागते हुए आकर कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। साथ ही उसे हक कर दिया। चेंगनो ने भी उसका साथ दिया। जब वो लोग चले गए तो वो कहता है कि अब तुम जा सकती हो। वो गाड़ी में बैठने ही वाला था, पर यूफई ने उसका हाथ पकड़ लिया। उससे कहने लगी कि मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, क्या आज रात आप मेरे साथ रुक सकते हो प्लीज? चेंगनो ने मना कर दिया तो वो बोली कि मैं जीआईयू ग्रुप की डायरेक्टर हूँ और दिल ही दिल में सोच रही थी कि मेरी पोजीशन जानने के बाद तो अब ये मेरे पीछे पागल ही हो जाएगा। चेंगनो भी ये सुनकर राजी हो गया था कि हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर दूं। और यूफई बोली कि क्यों ना हम साथ में थोड़ी ड्रिंक भी कर ले। नेक्स्ट सीन में उसने चेंगनो की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और फिर उसके पास लेकर आई, जबकि चेंगनो बोला कि ये ड्रिंक मुझे काफी अच्छी लग रही है, चलो पूरी बोतल लेकर आओ, हम सारी पियेंगे। यूफई भी उसके कहने पर पूरी बोतल ले आई। नेक्स्ट सीन में चेंगनो बेइचा के घर आता है। उसकी मदर इन लॉ ने दरवाजा खोला। वो बता रहा था कि मैं चेंगनो और बेइचा का दोस्त हूँ। तब तक बेइचा भी आ गई और मॉम फ्रूट्स काटने के लिए चली जाती है, जबकि इधर यीदोंग ने उसके साथ रोमांस स्टार्ट करने में एक सेकंड भी नहीं लगाया। बेइचा उसे मना करते हुए उसकी मिन्नतें कर रही थी कि क्या कर रहे हो, मेरी मदर इन लॉ यहाँ पर है, जबकि वो बाज ही नहीं आ रहा। थोड़ी देर तक मॉम ने फ्रूट्स काट दिए थे, जबकि इधर यीदोंग बेइचा का हाथ पकड़ते हुए उसे कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें एक शो दिखाने के लिए लेकर जाता हूँ, और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गया। जबकि मॉम ने आकर देखा तो कोई भी नहीं था। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th पार्ट की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां यूफई चेंगनो के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी और साथ ही उस पर डोरे डालने के लिए उसे अपने दुख सुना रही होती है कि जीआईयू ग्रुप की जिस पोजीशन पर मैं अभी हूँ, यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं, इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और सिर्फ इसी वजह से ही बहुत सारे लोग मुझे पाना चाहते हैं। कभी कभी मेरा भी दिल करता है कि मेरे पास कोई लॉयल इंसान हो जिसके कंधे पर मैं सर रखकर कुछ आंसू बहा सकूं। अरे पियो ना, तुम पी क्यों नहीं रहे? चेंगनो बोला कि ये ड्रिंक काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है और वो कहने लगी कि ये तो अच्छी बात है ना, चलो थोड़ी सी और लो। फिर जानबूझकर उसके कपड़ों पर ड्रिंक गिरा दी और सॉरी करते हुए कहने लगी कि जाकर चेंज कर लो, मैं तुम्हें और कपड़े दे देती हूँ। चेंगनो वॉशरूम चला गया और हम देखते हैं कि ये यूफई की प्लानिंग थी। उसने जल्दी जल्दी जाकर यीदोंग को मैसेज कर दिया कि वो शावर ले रहा है, अब टाइम है, तुम लोग भी आ जाओ। साथ ही उसे डिजीनेस फील होने लगी थी और उसे खुद भी समझ नहीं आई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ हमें चेंगनो को दिखाया गया, वो बिल्कुल भी ड्रंक नहीं था। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि उसने जानबूझकर यूफई को पूरी बोतल लाने के लिए कहा था, क्योंकि उसे इसके प्लानिंग के बारे में पहले ही पता चल चुका और वो यहाँ पर ग्लास चेंज कर देता है, यानी कि मेडिसिन वाली वाइन यूफई ने पी। खैर जब वो वॉशरूम से बाहर निकला तो यहाँ यूफई सेक्सी पजामास पहनकर बेड पर बैठी हुई थी। वही यीदोंग भी बेइचा को यहाँ पर ले आया था और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि जल्दी से आओ, कहीं शो का कोई पार्ट मिस मत कर देना। बेइचा कहने लगी कि छोड़ो मेरा हाथ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, चेंगनो मुझे धोखा कभी भी नहीं देगा और अगर तुमने उसको फंसाने की कोशिश की तो याद रखो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई जगह नहीं बनेगी। हर मर्द भी तुम्हारी तरह नहीं होता, इसलिए उसको खुद के साथ कंपेयर करना बंद कर दो। यीदोंग को यह सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कहता है कि भला मैं उसे क्यों फंसाऊंगा, और सच तुम अपनी आंखों से देख लो तो तुम्हें खुद ही यकीन हो जाएगा। जिसके बाद उसने वेटर्स को रूम का डोर ओपन करने के लिए कहा और वो इसका हाथ पकड़कर अंदर ले आया। बेइचा ने देखा कि चेंगनो यूफई के साथ बेड पर लेटा हुआ था तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उस पर चिल्लाते हुए कहने लगी कि चेंगनो भी उठ गया था और उसे देखकर जल्दी जल्दी से सफाइयां देने लगा कि जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं। जबकि बेइचा उसे थप्पड़ मारते हुए कहने लगी कि आज मैं समझ गई हूँ कि सब मर्द एक जैसे होते हैं। ये कहकर वहाँ से जाने लगी। यीदोंग ये सब कुछ देखकर खुश हो रहा था और फिर बेइचा के पीछे आकर उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हारा भी दिल टूटा ना, बिल्कुल मेरी तरह, और तुम्हें भी ऐसा लग रहा होगा
कि इस दुनिया में अब तुम्हारा कोई भी नहीं, लेकिन मैं हूँ तुम्हारा। मैं अभी भी तुम्हें पाना चाहता हूँ, चाहे तुम उसकी बीवी बने और उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन अभी भी मुझे तुम कबूल हो। बेईचा उससे भी हाथ छुड़ाकर जाना चाह रही थी और ये गुस्से में बोला कि लिन शिया, जो सुनकर वो भी हैरान हो गई। वो बेईचा को पकड़ते हुए कहने लगा कि लिन शिया को चाहने वाले कितने सारे मर्द थे, लेकिन मैंने तुम्हारी खातिर उससे शादी की, क्या कुछ बर्दाश्त किया ताकि मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकूं, और अभी भी तुम्हें मेरे प्यार का यकीन नहीं आ रहा। बेईचा उसे खुद से दूर करते हुए कहने लगी कि प्यार तो तुमने सिर्फ खुद से किया है, मेरे दिल में किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं, स्पेशली तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। यीदोंग कहने लगा कि प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बेईचा उसके करीब आते हुए कहती है कि कुछ भी, फिर मुझे तुम्हारी जान चाहिए, क्या तुम मुझे अपनी जान दे सकते हो? इस पर यीदोंग ने अपने पास से एक नाइफ निकाल लिया था। वो कहता है कि ठीक है, मैं अपनी जान दे दूंगा, पर साथ ही तुम्हें भी अपनी जान देनी होगी। यहाँ बेईचा ने यू टर्न ले लिया कि मान गई हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम्हें एक चांस भी देने के लिए तैयार हूँ, पर इसके लिए मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मुझे जियायू ग्रुप का सीईओ बनाना होगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अगर नहीं तो दोबारा मेरे पीछे मत आना। ये कहकर वो जाने लगी और इधर ये तो सोच में ही पड़ गया। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया जाता है। यूफई जब नींद से उठी और उसने अपने आप को देखा तो वो कहने लगी कि सभी मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन मुझे कल के बारे में अच्छे से कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। तभी चेंगनू उसके सामने आकर कहता है कि तुम उठ गई हो, चलो आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। यूफई उसे देखते हुए पूछने लगी कि तुम अभी भी यहाँ हो? दिल ही दिल में सोच रही थी कि कल रात इसे इसकी बीवी ने रंगे हाथों पकड़ लिया होगा और ये फिर भी यहाँ पर है। आफ्टर दैट खाने के टेबल पर बैठकर सोच रही होती है कि मर्दों को फंसाना भी कितना आसान है ना। चेंगनू बोला कि ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें यीदोंग ने कहा था ना, मैं समझ चुका हूँ सब कुछ। कल रात मेरी बीवी ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, मेरी शादी तो टूट गई, पर अब मैं तुमसे हाथ नहीं धोना चाहता। तुम प्यारी, स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, भला यीदोंग के लिए काम क्यों कर रही हो? क्यों ना तुम मेरे क्लिनिक में आ जाओ, ये कार्ड रखो, इसमें 10 मिलियन RMB है, मेरे क्लिनिक में तुम्हें इज्जत तो मिलेगी, वरना तो तुम जानती हो कि यीदोंग की नजर में तो किसी भी औरत की कोई इज्जत नहीं। यूफई ने बताया कि यीदोंग एक राक्षस है और उससे जान छुड़ाना इतना भी आसान नहीं, जिस पर चेंगनू कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम किस बारे में बात कर रही हो, पर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ इसमें। उसकी बात सुनकर यूफई भी हैरान हो जाती है कि क्या मतलब, जिस पर चेंगनू ने उसको वीडियो दिखाई जिसमें वो लिन नाग का कत्ल कर रही थी। ये देखकर तो जैसे उसके पांव तले जमीन ही निकल गई हो। फौरन से पूछने लगी कि ये वीडियो कहाँ से मिली तुम्हें, तुम क्या चाहते हो मुझसे? नेक्स्ट सीन में चाओ चाओ और जू इंस्पेक्टर लिू को बता रहे थे कि पता है कल रात क्या हुआ। बेईचा ने अपने हस्बैंड चेंगनू को किसी लड़की के साथ सोते हुए देख लिया था। वो लड़की भी कोई और नहीं बल्कि जियायू ग्रुप की डायरेक्टर यूफई थी। और पता है क्या, यीदोंग तो अब और भी ज्यादा बेईचा के पीछे पड़ गया कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन उसने भी एक्सक्यूज करने के लिए अच्छी कंडीशन रख दी कि अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो फिर मुझे जियायू ग्रुप का सीईओ बना दो। इंस्पेक्टर लिू ये सुनकर कहने लगा कि ये मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं लग रहा। अगर वो पैसों के पीछे होती तो वो उसे कह देती कि मुझसे शादी कर लो या उसे पैसों की डिमांड कर लेती। नेक्स्ट सीन में बेईचा की मदर इन लॉ ने उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रखा था, जो देखकर उसे काफी अच्छा लगा। वो इसके पास बैठते हुए कह रही थी कि कल रात चेंगनू बाहर रहा, उसका फोन भी बंद जा रहा था। तुम्हें अपने हस्बैंड को इतनी डील नहीं देनी चाहिए, वो घर आ जाए तो मैं उसको बहुत ज्यादा डांटूंगी। बेईचा इमोशनल हो गई और उन्हें देखते हुए कहने लगी कि मॉम आपको पता है क्या, एक वक्त था जब मैं भेड़ियों के बीच में रह रही थी, वो लोग मुझे चीर पाड़ कर खा लेना चाहते थे। जैसे तैसे करके मैं वहाँ से निकल आई और इसी दौरान मुझे एक पर्सन मिला जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि सब लोग एक जैसे होते हैं। मॉम उसकी ये इमोशनल बातें सुनते हुए पूछने लगी कि क्या हुआ, चेंगनू ने कुछ किया है क्या? अगर किया है तो बताओ मुझे, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। मगर बेईचा बोली कि मॉम ऐसा कुछ भी नहीं, आप आराम से खाना खाए। आई विश कि आप हमेशा खुश और हेल्दी रहें। थोड़ी देर के बाद उसने अपना सामान पैक कर लिया था और मॉम को बताती भी नहीं कि वो कहाँ जा रही है। दरवाजा खुलने पर सामने यीदोंग खड़ा हुआ था, जो इसका बैग पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। मॉम को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो कहती है कि बेटा टाइम से घर वापस आ जाना और कोई मसला हुआ तो मुझे कॉल कर लेना। आफ्टर दैट गाड़ी में बैठे हुए बेईचा यीदोंग को ऐसा फील करवा रही थी जैसे मुझे सीईओ बनाने के लिए राजी होकर तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि तुम्हारे साथ जाने के लिए मैं राजी हो गई हूँ, ये मेरा तुम पर एहसान है। साथ ही उसे कहती है कि तुम्हें पता है मैं सबसे ज्यादा नफरत किससे करती हूँ, लिन शिया से, और मैं चाहती हूँ कि तुम
मुझे उस विला लेकर जाओ जहाँ वो रहा करती थी। ये दोंग तो उसे खुशी खुशी वहाँ पर ले आया था, पर बेइचा को देखकर उसके इरादे कुछ और लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जाओ जाओ इंस्पेक्टर लिू को बता रही होती है कि ये दोंग इतनी जल्दी लिंशिया को भूलकर बेइचा को अपने घर ले आया और उसे सीईओ बनाने के लिए भी राजी हो गया। लोग इतनी जल्दी कैसे बदल सकते हैं? लेकिन इंस्पेक्टर लिू का शक बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ चेंगनू जब घर वापस पहुंचा तो मॉम काफी ज्यादा परेशान बैठी थी। उसे देखते हुए डांटना शुरू कर दिया कि तुम्हारी वजह से बेइचा कितनी परेशान थी, वो किस तरह की इमोशनल बातें कर रही थी, तुमने उसके साथ क्या गलत किया है बताओ मुझे। वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, उसका मिसकैरेज हुआ, उसने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, जाओ उसे वापस लेकर आओ। चेंगनू खामोशी से बैठा उनकी ये सारी बातें सुन रहा था और फिर कहने लगा कि माँ बेइचा अब कभी वापस नहीं आएगी। उधर इंस्पेक्टर लिू बेइचा और लिंशिया की पिक्चर को बहुत गौर गौर से देख रहा होता है, जैसे उसे कुछ शक हो गया हो। जबकि इधर चेंगनू ने भी अपनी मॉम को बता दिया कि वो असल बेइचा है ही नहीं, असल बेइचा तो तभी मर गई थी जब वो उस पहाड़ से गिरी, बल्कि वो लिंशिया है, ये दोंग से सबसे ज्यादा नफरत करने वाली। वो उसके पास जाकर उसे अपना बदला लेना चाहती है। मॉम को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि कौन लिंशिया। चेंगनू उनको काम डाउन करते हुए बता रहा था और फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया गया जहाँ चेंगनू ने लिंशिया के फेस की सर्जरी करके उसको बेइचा बना दिया ताकि वो ये दोंग के पास वापस जाकर उसे अपना और बेइचा का बदला ले सके। प्रेजेंट में मॉम को ये सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ और वो चेंगनू से कह रही थी कि मुझसे वादा करो तुम ये दोंग को उसके अंजाम तक पहुंचाओगे और लिंशिया का साथ दोगे। नेक्स्ट सीन में लिंशिया अपने फेस को देखते हुए सोच रही थी कि ये सब कुछ ये दोंग की वजह से हुआ, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। जबकि फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया गया जब चेंगनू ने उसे बचाया तो उसे कहता है कि मैं ये दोंग से बदला लेने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि तुम बेइचा का फेस लेकर उसके घर वापस जाओगी और मेरे प्लान को फॉलो करोगी। जबकि लिंशिया का सवाल था कि अगर तुम उसके बारे में पहले से ही जानते थे तो तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, उसने मेरे डैड को मार दिया, लिन्ना को मार दिया। चेंगनू ने बताया कि जब तक मुझे पता चला तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी, मैं तुम्हारी भी हेल्प करना चाहता था मगर मैं नहीं कर पाया, और अगर मैं पुलिस के पास जाता तो तुम जानती हो कि वहाँ खून का बदला खून नहीं मिलता, जबकि मैं उस आदमी को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। प्रेजेंट में ये दोंग बेइचा को कॉल करके बता रहा था कि तुम्हें सीईओ बनाने की मैंने सारी अरेंजमेंट्स कर ली है, कल की मीटिंग में मैं अनाउंस कर दूंगा और अभी मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जबकि बेइचा बहुत कोल्ड सा रिप्लाई करती है कि जल्दी आओ वरना तो मुझे कहीं बाहर जाना है और कॉल काट दी। इधर ये दोंग सोच रहा था कि पता नहीं तुम मुझे इतना रिसिस्ट क्यों करती हो, लेकिन मेरा दिल तुमसे भर नहीं रहा। जबकि उसके पास बैठी हुई यूफई उसे बता रही थी कि हर औरत ऐसी ही होती है, जब उसे पता चल जाए कि कोई उसे कितना प्यार करता है तो फिर उसके नखरे ही खत्म नहीं होते, मगर मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी हूँ। ये दोंग उसे टच करते हुए कहता है कि तुमने अपना परफ्यूम चेंज किया है क्या, और वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये परफ्यूम चेंगनू ने तुम्हारे लिए बनाया है, इंजॉय करो। नेक्स्ट सीन में वो घर आकर बेइचा के रूम में आता है और जब उसने बेइचा को देखा तो वो लिंशिया थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया। बेइचा उसे देखकर कहने लगी कि नाटक करना बंद करो, तुमने मुझे भी डरा दिया और रात के इस टाइम पर तुम यहाँ कर क्या रहे हो। वो बोला कि मैं तुम्हें देखने के लिए आया था, जबकि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर लिंशिया थी। खैर इसके बाद भी वो इसे ऐसा फील करवा रही थी जैसे तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं, जब तक तुम मुझे सीईओ नहीं बना लेते तब तक तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं, और देख लिया मुझे तो अब जाओ यहाँ से। जबकि ये दोंग इसके साथ जबरदस्ती करने लगा था और इसका बदला बदला बिहेवियर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आखिरकार खुद ही हटते हुए कहने लगा कि ठीक है तुम सो जाओ, सुबह की मीटिंग के लिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने मॉम को देखकर डर गया और कहने लगा कि मॉम रात को इस वक्त आप यहाँ पर क्या कर रही है, सोई क्यों नहीं। मॉम ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, जबकि इधर लिंशिया उस परफ्यूम को देखती है जिसे चेंगनू ने बनाया और कहा था कि इसे ये दोंग को हेलुसिनेशंस होंगे और वो अपने डर पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ मॉम ये दोंग को समझा रही थी कि अब तो तुम्हें कोई भी लड़की मिल सकती है तो तुम उसी के पीछे क्यों पड़े हुए हो। जिस पर वो बोला कि मॉम बेइचा डिफरेंट है, हर कोई मेरी हो सकती है पर वो मेरी होने को तैयार नहीं, जबकि मुझे सिर्फ वही लड़की चाहिए। नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर लिू बेइचा को देखकर जानबूझकर उसे मिस लिंशिया कह रहा था कि कंपनी में वापस आने पर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पर बाद में उसे सॉरी करते हुए बेइचा कह दिया। बेइचा ने एक बार भी उसका शक यकीन में बदलने नहीं दिया और उसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, पर जैसे ही उसे साइट पर आने का मौका मिला तो चेंगनू को मैसेज करके बता दिया कि ऐसा लग रहा है इंस्पेक्टर लिू को मेरी आइडेंटिटी पर शक हो गया। आफ्टर दैट वो रिपोर्टर्स को इंटरव्यू
इंटरव्यू दे रही थी और इसी मौके का फायदा उठाकर वो एक और अनाउंसमेंट कर देती है कि सीईओ बनने के साथ साथ यीदोंग ने मुझसे वादा किया है कि वो अपने शेयर्स में से भी 10% मुझे देगा। जो सुनकर तो यीदोंग हैरान ही हो गया कि अब ये क्या नया ड्रामा है। मीडिया के सामने तो उसने ये बात जैसे तैसे करके संभाल ही ली, लेकिन फिर बेइचा का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगा। नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर लियू बेइचा यानी कि लिनशिया का बाल लेकर आ गया था और जाओ जाओ से कहता है कि इसका डीएनए टेस्ट कराओ उस बाल के साथ जो कि हमें फ्रीजर में से मिला था। जाओ जाओ सुनकर हैरान थी कि जब ये दोनों बाल ही बेइचा के हैं तो इसका डीएनए टेस्ट करवाने की क्या जरूरत। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि इस वक्त जो बेइचा है वो बेइचा नहीं बल्कि लिनशिया है। वहाँ यीदोंग बेइचा को अपने ऑफिस में लाकर उसे डांट रहा था कि ये तुम करना क्या चाहती हो, मुंह संभाल कर बात नहीं की जा सकती क्या। बेइचा बोली कि क्या हुआ, डर लग रहा है क्या कि कहीं मैं तुम्हारा सब कुछ अपने नाम ना कर लूं और वैसे ही तुम्हें धोखा दे दूं जैसे कि तुमने लिनशिया को दिया, या फिर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं। यीदोंग उसे समझाने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैंने तुम्हें अपने 10% शेयर्स दे दिए तो फिर मैं इस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर नहीं रहूंगा और ना ही मेरे पास फैसला लेने का इख्तियार होगा, तो ये सब लोग मिलकर मेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। जबकि बेइचा कहने लगी कि मुझे इस सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, अब तो ना मुझे तुम्हारे शेयर्स चाहिए और ना ही तुम्हारी ये सीईओ की पोजीशन। मैं जा रही हूँ यहाँ से। यीदोंग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि अब तो मुझे कोई भी लड़की मिल जाएगी। बेइचा कहने लगी कि तुमने ठीक कहा, अब तो तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी लेकिन तुम मुझे कभी नहीं पा सकते। ये कहकर वो जाने लगी। यीदोंग बोला कि ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं 10% शेयर्स भी देने को तैयार हूँ। वो बोली कि मैं तुम्हारी सिंसेरिटी का इंतजार करूंगी और वहाँ से चली गई। उसके जाते ही यहाँ पर यूफई आ गई जो यीदोंग को बता रही थी कि आपके बारे में बाहर तरह तरह की बातें हो रही है कि आप एक लड़की को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपको अपने शेयर्स उसे ट्रांसफर नहीं करने चाहिए, आप जानते हो ना कि इसका अंजाम बुरा भी हो सकता है। जबकि यीदोंग तो पहले से ही गुस्सा था, उसे गले से पकड़ते हुए कहने लगा कि तुम सब औरतें मिलकर मुझे कंट्रोल करना चाहती हो, समझती क्या हो तुम लोग अपने आप को। इवन के मैं अपने सारे शेयर्स भी उसे ट्रांसफर कर दूं तब भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब मैंने लिनशिया जैसी जीनियस औरत को ठिकाने लगा दिया तो फिर ये क्या चीज है। तुम ज्यादा बकवास मेरे सामने मत करो और जाओ शेयर ट्रांसफर करने की अरेंजमेंट स्टार्ट कर दो। यूफई वहाँ से चली गई और यीदोंग के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। दूसरी तरफ बेइचा चंगनू को कॉल करके उसे कह रही थी कि इंस्पेक्टर लियू को हम पर शक हो गया है, अगर उसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया तो हमारी सारी एफर्ट जाया हो जाएंगी। मगर चंगनू बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, वो अब एक नई कंफ्यूजन में फंसने वाला है, तुम्हें जो कहा है उस पर ध्यान दो, इसमें यूफई भी तुम्हारी हेल्प करेगी। जबकि बेइचा पूछने लगी कि यूफई मेरी हेल्प करेगी, वो तो यीदोंग की साथी है, भला वो ऐसा क्यों करने लगी, उसका इस सबसे कोई लेना देना है क्या। चंगनू बोला कि तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। साथ ही उसने कॉल काट दी। बेइचा भी वहाँ से जा ही रही थी कि यीदोंग की मॉम ने उसे रोक लिया। वो कहती है कि ये विवी है तुमसे ज्यादा प्यारी और इसका फिगर भी ज्यादा अच्छा है, मैं इसकी शादी अपने बेटे यीदोंग से करवाना चाहती हूँ। असल में वो बेइचा को जेलस फील करवाना चाहती थी, पर बेइचा बोली कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, विवी और तुम्हारा बेटा साथ में बहुत अच्छे से जजेंगे। विवी उससे पूछने लगी कि तुम्हारा यीदोंग के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो वो बोली कि हमारा रिलेशनशिप जरा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले हम दोनों लवर्स थे, फिर हम दोनों ने किसी और से शादी कर ली, उसके बाद हमने उनको डिवोर्स दे दी और अब दोबारा हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यीदोंग तुमसे शादी कर ले। बातों ही बातों में उसने यीदोंग की मॉम को ताना दे दिया कि अभी तक लिनशिया के घर में पड़ी हुई हो और अपने ट्रेडिशंस की बात करती हो। इस पर मॉम को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि यहाँ से उसे दफा होने के लिए कहा। तभी यीदोंग की कॉल आ गई और बेइचा नाटक करते हुए कहने लगी कि देखो ना, तुम्हारी मॉम किसी और लड़की को घर ले आई है तुमसे शादी करवाने के लिए और मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही है। मॉम भी यीदोंग के साथ गुस्से में आ गई कि इसे यहाँ से बाहर निकालो, अगर तुम नहीं निकालते तो मैं निकाल देती हूँ। बेइचा उसकी मॉम को थप्पड़ मारना शुरू कर देती है, पर एक्टिंग वो ऐसे कर रही थी जैसे तुम्हारी मॉम मुझे मार रही है। साथ ही उसने कॉल काट दी थी। इधर यीदोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मॉम ने मेरी बात कभी भी नहीं सुनी, वो हमेशा अपनी मनमानी चलाती है और मुझ पर ऑर्डर चलाती रहती है। इधर यीदोंग की मॉम बेइचा को कह रही थी कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन हम देख लेंगे कि कौन जीतेगा। वो बोली कि हाँ हाँ देखा जाएगा कि आपका बेटा किसकी बात मानता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड की शुरुआत में जाओ जाओ डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आई थी और वो बता रही थी कि वो बाल तो ना लिनशिया की बॉडी के साथ मैच कर रहा है और ना ही बेइचा की बॉडी के साथ। जू ये बात सुनकर कंफ्यूज हो गया कि मुझे तो अभी तक यही लग रहा था कि बेइचा लिनशिया है, पर अगर वो लिनशिया नहीं तो फिर कौन है, क्योंकि लिनशिया की बॉडी तो ऑलरेडी ही इनको मिल चुकी है और अगर करंट बेइचा लिनशिया है तो फिर वो बॉडी किसकी
की, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बॉडी हमें मिली है उसका सिर्फ फेस ही लिंशिया का हो और बॉडी किसी और की। क्या चेंगनू ने किसी को कत्ल किया? तीनों ही इस बात को लेकर कंफ्यूज होते जा रहे थे और किसी को भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा। आखिरकार इंस्पेक्टर लिू कहने लगा कि इसका जवाब तो अब सिर्फ चेंगनू ही दे सकता है। दूसरी तरफ यीदोंग का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ। वो ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था और उसे मॉम पर गुस्सा आ रहा होता है कि उन्होंने मेरी बात कभी भी नहीं सुनी, हमेशा मुझे कंट्रोल ही किया है। यूफई भी अपनी बातों से धीरे धीरे उसके जख्मों पर नमक ही छिड़कते जा रही थी, जिसकी वजह से उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया उसको और फैंग को बुरा भला कहते हुए वहाँ से चला गया। इधर मॉम विवी से कह रही थी कि जैसा जैसा मैंने तुम्हें करने को कहा तुम बिल्कुल वैसा ही करना, देखना मेरे बेटे को तुम पसंद आओगी। तब तक वहाँ पर यीदोंग गुस्से में पहुँच आया था, जो चिल्लाते हुए कहता है कि मॉम कहाँ हो आप, बाहर निकले। मॉम उसे देखकर कहने लगी कि क्या चिल्लाए जा रहे हो और तुमने फिर से ड्रिंक कर रखी है, तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी पर यीदोंग ने उनका हाथ पकड़ लिया और इवन के वो खुद मॉम पर हाथ उठाने लगा था, लेकिन एंड टाइम पर रुक जाता है और वहाँ से जाने लगा। जबकि मॉम को बहुत ज्यादा बुरा लगा। वो विवी से कह रही थी कि तुम फिक्र नहीं करो, इसको तो मैं अच्छे से सबक सिखा दूंगी। जिसके बाद वो गुस्से में बईचा को उठाते हुए रूम में ले आया था और उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, जबकि वो इसे अपनी जान छुड़ा रही थी। आखिर में उसने इसे थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद यीदोंग को दोबारा से हेलुसिनेशंस होने लगे। उसे लग रहा था कि उसके सामने लिंशिया बैठी हुई है, इवन कि उसकी आंखें भी इसे लिंशिया की तरह लग रही थी। बईचा जल्दी से उसका ध्यान बटाने के लिए कहने लगी कि उसका नाम मत लो मेरे सामने, होगी वो एक टाइम पर तुम्हारी बीवी और मरती होगी तुम पर, लेकिन मैं उसकी तरह की नहीं हूँ, हम दोनों के बीच में कभी भी कुछ नहीं हो सकता। इस पर यीदोंग इमोशनल हो गया कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्यों तुम मेरी नहीं हो सकती। और वो बोली कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से, अगर वो ना होती तो शायद हम साथ में बहुत खुश होते, पर तुम्हारी खुद की तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, हमेशा वही करते हो जो तुम्हारी मॉम तुम्हें करने को कहती है। यीदोंग बहुत ज्यादा इमोशनल था कि क्या तुम दोनों एक साथ खुशी खुशी नहीं रह सकते। बईचा कहने लगी कि तुम्हारी माँ ऐसा कभी भी नहीं चाहती और जाओ उसके प्यारे बेटे, उसने तुम्हारे लिए एक प्यारा सा गिफ्ट तैयार कर रखा होगा। तभी उसकी मम्मी से आवाज देते हुए कहती है कि यीदोंग बाहर आओ। आफ्टर दैट वो यीदोंग को अपने सामने घुटने टेकने के लिए कहती है और विवे से कह रही थी कि देखना अब मैं तुम्हारे होने वाले हस्बैंड को कैसे सबक सिखाती हूँ। इधर बईचा कह रही थी कि आंटी मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, सिर्फ आप ही इसे सबक सिखा सकती हैं। और एक बात और कहूँ, अगर आप ना होती तो शायद हम दोनों की लाइफ बहुत हैप्पी होती। मॉम को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है, जबकि यीदोंग ने बईचा को बहुत प्यार से ऊपर जाने के लिए कहा, जिसके बाद वो चली गई। मॉम ने यीदोंग को मारना शुरू कर दिया, साथ ही उसे बुरा भला कह रही थी। जबकि दूसरी तरफ बईचा उधर से वीडियो बनाते हुए कहने लगी कि यीदोंग इधर देखो और एक अच्छा सा पोज बनाओ। अब उसे अपना आप बहुत ज्यादा बेबस फील हो रहा था। आखिरकार उसने अपने हाथ से मॉम की वो लाठी पकड़ ली थी और जब मॉम इसे थप्पड़ मारने लगी तो इसने मॉम को धक्का देकर पीछे की तरफ गिरा दिया। तब तक बईचा वहाँ से जा चुकी थी। इसने विवी को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा, पर इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका था। नेक्स्ट सीन में यूफई फेंग के साथ रोमांस कर रही होती है और उसे अपनी बातों में लाने की कोशिश कर रही थी कि अगर यीदोंग को पता चल गया तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। तुम अच्छे से जानते हो कि उससे हम दोनों को कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, क्यों ना हम कुछ पैसे लेकर यहाँ से भाग जाए और कहीं दूर जाकर अच्छी सी जिंदगी गुजारे। फेंग ये सुनकर खुशी खुशी से राजी हो गया था कि मेरे पास सेफ का पासवर्ड है, अब हम ऐसा ही करेंगे। उसी तरफ मिस्टर कुंताई बईचा के पास आकर उसे कह रहा था कि मैं कभी भी तुम्हें यहाँ की सीईओ बनते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन तुम्हारे भले के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि यीदोंग कभी भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मैंने मिस्टर अन को रेस्क्यू कर लिया है, जो कि मिस्टर लिन का असिस्टेंट था। उससे मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जो कि अब पुलिस ही डिसाइड कर सकती है। ये कहकर वो जाने लगा कि बईचा ने उसे रोक लिया। आखिरकार उन्हें बता ही देती है कि मैं लिंशिया हूँ, लेकिन उन्हें यकीन नहीं आ रहा था, जिस पर लिंशिया ने उनको कुछ ऐसे राज बताए जो सिर्फ उनको और लिंशिया को ही पता थे। फिर भी जब उनको यकीन नहीं आया तो अपने फेस ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो दिखा दी, जो देखकर तो मिस्टर कुंताई बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, लेकिन वो खुश भी हो रहे थे कि फाइनली तुम वापस आ गई हो, चलो उस यीदोंग को पुलिस के हवाले कर दे। मगर लिंशिया कहने लगी कि नहीं ऐसे नहीं, उसने मेरे फादर को मारा, लिन्ना को मारा और बईचा को मार दिया। ये सजा उसके लिए बहुत कम होगी। मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास ज्यादा शेयर्स नहीं और मैं उसके अगेंस्ट कोई फैसला नहीं ले सकती हूँ। मिस्टर कुंताई समझ गया कि लिंशिया को ज्यादा शेयर्स की जरूरत है ताकि वो यीदोंग को चेयरमैन की पोजीशन से हटा सके। नेक्स्ट सीन में यीदोंग अपनी मॉम का ख्याल रख रहा था और मॉम कहने लगी कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर माफ करूंगी
थी कि तुम विवी के साथ शादी कर लो और उस लड़की के बारे में सोचना छोड़ दो। यीदोंग इस बात पर खामोश हो गया कि मॉम इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तब तक यूफई वहाँ पर रोते हुए पहुँच आई, जो झूठी मोटी कहानी सुनाकर इसे बता रही थी कि फेंग आपके पैसे लूटकर भागना चाहता है। जब मैंने उसे रोकना चाहा तो उसने मुझे भी मारा और इवन के मेरे पेरेंट्स की धमकी मुझे दे रहा था कि उनको मार देगा। यीदोंग को यह सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझे धोखा दे। दूसरी तरफ फेंग एक जगह पर पहुंच आया था। वो सोच रहा था कि यूफई ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया होगा। तब तक यीदोंग के आदमी उसके इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए थे और यूफई कहने लगी कि बॉस को तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल चुका है। फेंग अब उससे माफी मांग रहा था, पर यीदोंग कहने लगा कि तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि जिसने भी आज तक मुझे धोखा दिया मैंने उसका क्या अंजाम किया है। इस बार वो यूफई को नाइफ पकड़ाते हुए फेंग को मारने के लिए कह रहा था और यूफई भी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर मैंने इसको नहीं मारा तो फिर हम दोनों मारे जाएंगे। फेंग के करीब आते हुए सोच रही थी कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मगर ये राक्षस मुझे भी मार देगा, और ये सोचते सोचते वो फेंग को मार डालती है। नेक्स्ट सीन में पुलिस मेंबर्स इस केस को डिस्कस कर रहे थे। जाओ जाओ ने बताया कि आइला, जो कि बैचा की बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी मॉम से मिलने के बाद पता चला कि हमारे पास इस वक्त लिंशिया की जो बॉडी है वो आइला की बॉडी है और उसका फेस चेंगनू ने प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू बदल दिया ताकि वो हमें बेवकूफ बना सके। असल बैचा तो तभी मर गई थी जब वो ऊपर पहाड़ी से गिरी। इस वक्त लिंशिया ने उसका रूप धारा और वो यीदोंग के पास जाकर उसे अपना बदला लेना चाहती है। जू ने सवाल किया कि आखिर चेंगनू ऐसा क्यों कर रहा है, उसने सीधा सीधा यीदोंग को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया, जिसका जवाब इंस्पेक्टर लिू ने दिया क्योंकि पुलिस खून के बदले खून नहीं देती और वो अपनी वाइफ और बच्चे से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो यीदोंग की जान लेना चाहता है। दूसरी तरफ चेंगनू लिंशिया को कॉल करके बता रहा था कि तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है, इतनी जल्दी पुलिस तुम्हारे पास नहीं पहुंच सकती, लेकिन कुछ टाइम के लिए मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। अगले ही मोमेंट जाओ जाओ ने आकर इंस्पेक्टर लिू को बताया कि चेंगनू यहाँ से भाग चुका है, जिस पर वो बोला कि अब हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचा है, यीदोंग को बुलाओ ताकि वो बॉडी की शनाख्त कर पाए। उधर यीदोंग बैचा का शुक्रिया अदा कर रहा था कि इतने दिनों मैं कंपनी नहीं आया तो तुमने कंपनी का अच्छे से ख्याल रखा। बातों ही बातों में वो उसे टेबल पर लिटाते हुए कहता है कि अब तुम्हें मुझे वो चीज दे देनी चाहिए जिसका तुमने मुझसे वादा किया था। बैचा बोली कि मैंने तुमसे वादा किया था कि शादी के बाद ही मैं तुम्हें वो चीज दे सकती हूँ, इसलिए जल्द से जल्द मुझसे शादी कर लो। तब तक यूफई ने आकर बताया कि पुलिस को लिंशिया की बॉडी मिल गई है, इसलिए आपको पुलिस स्टेशन बुलाया है। वो भी सुनकर हैरान हो गया कि वो बॉडी तो हमने दरिया में फेंक दी थी, पुलिस को कैसी मिली। उसके जाने के बाद लिंशिया सोच रही थी कि अचानक से पुलिस मेरी बॉडी इसे क्यों रिकॉग्नाइज करवाना चाहती है। अगर इन लोगों को पता चल गया कि वो बॉडी मेरी है ही नहीं तो बहुत जल्दी मुझ तक पहुंच जाएंगे। उधर यीदोंग सबके सामने इमोशनल ड्रामा कर रहा था। जाओ जाओ यीदोंग को कुछ निशान दिखाते हुए पूछती है कि क्या ये आपकी वाइफ की बॉडी पर पहले थे। वो भी देखकर हैरान हो गया कि लिंशिया की बॉडी पर तो ऐसे कोई भी निशान नहीं थे। उसने जल्दी से देखना शुरू किया। खुद तो वो बहुत हैरान हो गया, पर उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया। उसके जाने के बाद पुलिस भी ये बात समझ गई थी कि ये जान चुका कि ये बॉडी लिंशिया की नहीं। खैर इस पर नजर रखो, ये केस 24 घंटे में क्लोज होने वाला है। उधर गाड़ी में जाते हुए यीदोंग कह रहा था कि वो बॉडी लिंशिया की नहीं और उसे कहीं न कहीं शक हो गया था कि बैचा ही लिंशिया है, मगर उसे पूरी तरह से यकीन नहीं आ रहा, इसलिए वो कुछ वेरिफिकेशन करना चाहता था। यूफई भी हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट सीन में वो बैचा से मिलकर उसे कुछ सवालों के जवाब पूछ रहा था, जैसे पहली बार हम कहाँ मिले थे और तुमने कौन सा ड्रेस पहना हुआ था, जिसका जवाब बैचा ने बहुत एक्यूरेट दिया। वो भी समझ गई थी कि इसको मुझ पर शक होने लगा है। आफ्टर दैट वो इसे नाइट क्लब ले आया था और कहता है कि अपना फेवरेट गाना लगाकर दोबारा से मेरे सामने डांस करो। लिंशिया यहाँ भी उसका शक खत्म करने के लिए बिल्कुल ऐसा ही करती है और ये देखकर तो उसे बैचा की याद आ गई थी। इवन के उसके बैग पर वो टाइटू भी बना हुआ है जो कि बैचा के बैग पर था और लिंशिया के पैर पर जो निशान था वो भी गायब है। बैचा अब उसे ये फजूल हरकतें बंद करने के लिए कहकर वहाँ से जाने लगी थी, जबकि यीदोंग मुड़ते हुए कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो दोबारा से इसे टोंट मारना शुरू कर देती है कि ओह अच्छा, तुम फैसला करने का हक रखते ही कहाँ हो, तुम तो शायद वॉशरूम जाते हुए भी अपनी मॉम से पूछकर जाया करते होगे। नेक्स्ट सीन में यूफई बैचा के पास आकर उसे पूछ रही थी कि इस वक्त हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं, अब मुझे तो बता दो कि आखिर तुम हो कौन और ये बॉडी किसकी है। लिंशिया उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे अपनी बातों में लाने लगी, जिस पर उसने सच बता दिया कि मुझे फेंग और लिन्ना को मारना पड़ा क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहती थी। ये सुनकर लिंशिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो बोली कि मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए भी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं शर्मिंदा हूँ। उसके जाने के बाद लिंशिया बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी और गुस्से में खुद से कहने लगी कि मैं तुम सबसे चुन चुन कर बदला लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट सीन में यीदोंग ने जब अपनी मॉम को आकर बताया कि वो सिर्फ बैचा से ही शादी करेगा तो मॉम उसे फोर्स करने लगी कि उसके बारे में भूल जाओ, तुम्हारी शादी सिर्फ विवी से होगी। इन दोनों की बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मॉम उसे एक बार फिर से मारने के लिए रेडी हो गई
थी, लेकिन इस बार उनकी लाठी पकड़ने के बजाय यीदोंग ने उनका गला पकड़ लिया। उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मेरी माँ नहीं बल्कि एक जालिम औरत हो जिसने हमेशा मुझे सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश की है। इस दौरान उसे पता तक नहीं चला और उसने अपनी मॉम को भी मार डाला। फिर खुद से ही कहने लगा कि अब मुझे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तब तक वीवी वहाँ पर पहुँच जाई और जब उसने मॉम को देखा तो वो काफी ज्यादा डर गई और जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करना चाहती थी, मगर यीदोंग ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। वो कहता है कि मेरी मॉम बूढ़ी हो चुकी थी, उन्हें अब आराम की जरूरत थी और तुम्हारा रिलेशनशिप भी मेरी मॉम के साथ बहुत अच्छा था ना, क्यों ना तुम भी मेरी मॉम के पास चली जाओ। इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाती, यीदोंग उसकी गर्दन मरोड़ते हुए उसे बेहोश कर देता है और इसके बाद तो उसका काम ही तमाम कर दिया। थोड़ी देर के बाद लिनशिया जब वहाँ पर आई और इन लोगों की लाशें देखी तो वो समझ गई थी कि यहाँ पर क्या हुआ है। इसके बाद यीदोंग उसके साथ रोमांस करने लगा। वो कहता है कि अब हम दोनों की शादी हो चुकी तो तुम पूरी तरह से मेरी हो। इस रोमांस के दौरान अचानक से उसे लिनशिया की असल शक्ल नजर आने लगी। वो बहुत ज्यादा डर जाता है, साथ ही उसे अपनी मॉम भी नजर आ रही थी जो इसे डांट रही होती है। फिर उसने बैचा और चेंगनू को किस करते हुए देखा। अब तो वो गुस्से से पागल हो रहा था कि तुमने मुझे धोखा दिया, जबकि लिनशिया इधर खड़ी उसे देख रही थी। अगली सुबह यीदोंग डॉक्टर के पास आया था, उन्हें अपनी कंडीशन बताई, जिस पर डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ शामिल है जो कि तुम्हारे हेलुसिनेशंस का जरिया बन रहा है। नेक्स्ट सीन में यीदोंग वो परफ्यूम की बोतल लेकर बैचा के पास आ गया था और उसे इस बारे में पूछ रहा होता है, जबकि वो बोली कि ये तो नॉर्मल सा परफ्यूम है, हाँ अगर तुम पर इसका असर कुछ और हुआ तो इसमें मैं क्या करूँ, क्योंकि तुम कोई नॉर्मल इंसान तो लगते नहीं। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। यीदोंग को गुस्सा आ गया कि तुम्हें काम करने दूं, मैंने तुम्हें सीईओ बनाया और अब मैं तुम्हें इस पोजीशन से रिमूव करता हूँ। ये सुनकर बैचा ने कॉल करके यूफाई को अंदर बुला लिया। यूफाई ने आकर बताया कि आप इनको इनकी पोजीशन से नहीं हटा सकते क्योंकि इस वक्त ये इस कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। तब तक मिस्टर कुंताई भी आ गए, ये कहते हुए कि अब इस कंपनी की चेयरमैन मिस बैचा है क्योंकि मैं अपने सारे शेयर्स इनको ट्रांसफर कर चुका हूँ। यीदोंग को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर वो कहता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यूफाई ने उसे डिवोर्स के पेपर्स पकड़ाए, पर उसने साइन करने के बजाय उसको पाड़ कर फेंक दिया कि मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पुलिस मेंबर्स आपस में डिस्कस कर रहे थे कि बैचा अचानक से सारे शेयर्स लेकर चेयरमैन कैसे बन गई। तब तक जू ने आकर बताया कि चेंगनू का पता चल गया है। दूसरी तरफ यीदोंग ने बैचा को किडनैप कर लिया था और यूफाई पैसे लेकर वहाँ से भागना चाह रही थी क्योंकि फाइनली आज ही उसे मौका मिला। उधर बैचा यीदोंग से कह रही थी कि इस वक्त पुलिस की नजरें तुम पर है, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया तो तुम पकड़े जाओगे। पर वो बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा। मिस लिनशिया, तुम्हें मारने के बाद मैं जब यहाँ से वापस जाऊंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद सारे शेयर्स वापस से मेरे हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगा था कि तुम बैचा का फेस धार लोगी तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। इतने सारे शेयर्स तो सिर्फ लिनशिया को ही मिल सकते थे। लिनशिया कहने लगी कि चाहे तुम्हें मेरी रियल आइडेंटिटी पता चल गई, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी है और मेरे मरने के बाद मेरे सारे शेयर्स अनाथ आश्रम को चले जाएंगे। इस बात पर यीदोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसे गले से पकड़कर उसे मारने वाला होता है कि तब तक पीछे से चेंगनू ने आकर उसे मारते हुए बेहोश कर दिया। लिनशिया उसे खुद को खोलने के लिए कह रही थी, पर चेंगनू ने उसकी सुनी तक नहीं और अगले ही लम्हे यीदोंग को बांध कर रखा हुआ था और अब उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है, जबकि यीदोंग उसकी मिन्नतें कर रहा था कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। जब इससे काम नहीं बना तो वो कहता है कि ठीक है, मुझे मार डालो, मैं बैचा के पास चला जाऊंगा। इधर लिनशिया ये सब कुछ देख रही थी और कहने लगी कि चेंगनू प्लीज मेरे हाथ खोलो, इसने मेरे फादर को मारा और लिन्ना को मार दिया, मैं इसे अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। ये सुनकर चेंगनू ने उसके हाथ खोल दिए थे और उसके हाथ में नाइफ पकड़ा दिया। लिनशिया इसके पास आकर इसे मारने लगती है, पर तभी वो रुक गई और उसे कहने लगी कि दिल तो मेरा कर रहा है कि मैं अपने हाथों से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं, पर इसका कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें अपने हाथों से पुलिस के हवाले करके हमेशा के लिए बंदी बनाना चाहती हूँ। चेंगनू, हम कानून को हाथ में लेकर इसे मार नहीं सकते, इसे पुलिस के हवाले करना होगा। जबकि चेंगनू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि ये तुम क्या कह रही हो। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि एक बार चेंगनू बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुका था और वो लिनशिया से कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक बैचा जिंदा है, उसे मरा हुआ मत कहो। लिनशिया उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैं बैचा नहीं हूँ, जबकि वो इसे हक करते हुए कहता है कि हनी मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। इवन के फोर्सफुली उसे किस करने लगा था। एट द एंड जब वो थोड़ा सा होश में आया तो उसने लिनशिया को सॉरी कहा और वो बोली कि मैं जानती हूँ ये सब कुछ इस फेस की वजह से हो रहा है, जैसे ही ये केस क्लोज हो जाए तो मैं इस फेस को खत्म कर दूंगी। प्रेजेंट में चेंगनू उसको पीछे हटाते हुए कहता है कि अगर तुम नहीं मार सकती तो मैं इसको मारूंगा, लेकिन इससे पहले कि वो यीदोंग को मारता इधर लिनशिया खुद पर नाइफ
रखते हुए कहती है कि अगर तुमने इसको मार दिया तो फिर मैं भी अपने आप को मार दूंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि चंगनू इसकी वजह से जेल जाए। मजीद कहती है कि बेइचा तुमसे बहुत प्यार करती थी, वो चाहती है कि तुम हैप्पी लाइफ गुजारो और ये चेहरा उसकी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी गिफ्ट है। यानी कि वो भी चंगनू को पसंद करने लगी थी और उसके साथ रहना चाहती है। उसकी बातें सुनकर अब चंगनू भी इमोशनल हो गया। आफ्टर दैट लिंशिया ने पुलिस को कॉल की, तब तक खुद भी पुलिस यहाँ पर पहुँच आई थी। चंगनू ने अपने आप को पुलिस के हवाले किया, जबकि इंस्पेक्टर लिू पूछ रहा था कि यीदोंग कहाँ है। देखने पर पता चला कि यीदोंग तो वहाँ से भाग चुका और भागने के दौरान ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी यूफई की गाड़ी के साथ। वो तो खुद भी देखकर हैरान हो गई। इंस्पेक्टर लिू को भी यीदोंग के मरने के बारे में बता दिया गया, जिस पर वो बोला कि चलो ठीक है, उसे उसके किए की सजा मिल गई। इधर इन दोनों को पकड़ने के बजाय इनसे कहता है कि आज मेरा ऑफ डे है तो मैं कुछ टाइम अपनी बेटी के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। लिंशिया ने इनको सॉरी कहा कि हमने आपको खामखा मुसीबत में डाला। इंस्पेक्टर लिू बोला कि हर इंसान का फर्ज बनता है कि वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाए, तो मैं भी बस वही कर रहा था और तुम दोनों ने भी वही किया। जिंदगी ने तुम दोनों को फिर से एक मौका दिया है, इसे गवाना मत। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, जहाँ यीदोंग ने बेइचा की बेस्ट फ्रेंड आईली को पकड़ रखा था और उसे बेइचा के बारे में पूछ रहा होता है कि वो कहाँ है, मुझे सच सच बताओ। वो बार बार बताती रही कि वो मर चुकी है, मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन यीदोंग को उसकी बातों का यकीन नहीं आता और कहता है कि ठीक है, अगर तुम सच नहीं बोलती तो फिर तुम्हें मरना ही होगा, और उसको भी मार डाला था। प्रेजेंट में इंस्पेक्टर लिू यूफई से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि बताओ ये एक्सीडेंट तुम्हें किसी ने करने के लिए कहा था या फिर ये गलती से हुआ। वो बार बार यही कहती रही कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन इसी दौरान इंस्पेक्टर लिू ने जब उसे वो वीडियो दिखाई जहाँ वो लिन्ना को मार रही थी, तो इसकी तो चीखें ही निकल गई। इसी सीन के साथ हमारी इस सीरीज की भी एंडिंग हुई। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना।